अभी हम लोग जो है वो 2 मिनट के अंदर ट्रेनिंग चालू कर देंगे। तो अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे इंटरनेट आपको सही मिल रहा है, हेडफोन आपका लगा के रखिए, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग अभी देख रहे हो आप, ये लाइव ट्रेनिंग है। लाइव ट्रेनिंग खत्म हो गई तो उसके बाद में ये आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको हमारे मास्टर कोर्स में इनरोल करना पड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग आराम से बैठ जाइए। अगर आप पेन पेंसिल लेना चाहते हो तो वहां पे आप ये नोट्स बना सकते हो। ओके, चलिए तो आगे अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारी ट्रेनिंग में। ओके, तो आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है, ठीक है। देखिए, इमोबिलाइजर सिस्टम्स के बारे में आज हम लोग समझेंगे। इमोबिलाइजर सिस्टम से मेरा मतलब ये है कि जितने भी टाइप के इमोबिलाइजर सिस्टम्स गाड़ियों के अंदर आते हैं उन सभी को हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। देखिए, टाइप्स ऑफ इमोबिलाइजर सिस्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है ट्रांसपॉन्डर टाइप इमोबिलाइजर सिस्टम, ठीक है। अब इमोबिलाइजर का मतलब क्या होता है? इमोबिलाइजर का मतलब होता है एंटी थेफ्ट। एंटी थेफ्ट यानी गाड़ी जो है वो हमारी चोरी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला होता है ट्रांसपॉन्डर टाइप इमोबिलाइजर। इसके बाद आता है आपका पीईपीएस या पीके जिसको हम लोग बोलते हैं। पीईपीएस हो गया, पीके हो गया। नेक्स्ट आपका पैसिव कीलेस एंट्री। पीईपीएस आप लोगों ने देखा होगा फोर्ड की गाड़ी में, ये आप लोगों को नाम देखने मिला होगा अगर आपने कभी स्कैनिंग किया है, तो उसका मतलब होता है पैसिव एंट्री, पैसिव स्टार्ट। ओके, इसके बाद में पैसिव कीलेस एंट्री पीकेई, ये अभी जो है बहुत सारे जो एशियन ब्रांड है जिसमें टाटा, महिंद्रा, मारुति, ये यूज करता है ज्यादातर। जो आपकी स्मार्ट की वाले होते हैं, ठीक है, वो स्मार्ट की में ये यूज किया जाता है, ये भी स्मार्ट की में यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में एक आता है जो कि इंक्रिप्टेड रोलिंग कोड इमोबिलाइजर होता है। इंक्रिप्टेड रोलिंग कोड इमोबिलाइजर जो है वो सबसे एडवांस्ड कोड होता है, सॉरी इमोबिलाइजर होता है, और इसके बारे में मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इंक्रिप्टेड रोलिंग कोड मतलब इसमें क्या होता है, जितनी बार चाबी लगाई जाती है या जितनी बार भी चाबी का जो फ्रीक्वेंसी है वो कंट्रोल यूनिट लेता है, उतनी बार नया कोड उसके ऊपर चढ़ा देता है। इसीलिए इसको कहते हैं इंक्रिप्टेड रोलिंग कोड। इसके बाद में अगर VW की गाड़ियों में आपने देखा होगा कैसी आता है। कैसी का मतलब होता है कीलेस एंट्री, स्टार्ट एंड एग्जिट सिस्टम। इसके बाद में महिंद्रा यूज करता है जो होता है यूआईसीयू। यूआईसी का फुल फॉर्म, हालांकि ये नॉर्मल इमोबिलाइजर है, कौन सा आपका ट्रांसपॉन्डर टाइप, ठीक है, ये वाला। ओके, इसमें कीलेस भी आ सकता है, बट दिस यूआईसीयू का मतलब होता है यूनिवर्सल इमोबिलाइजर कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो लगभग इतने टाइप के, इसके बाद भी एक टाइप आता है, लेकिन ये वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हूँ, क्यों? क्योंकि अभी वो प्रोटोटाइप है, और कमर्शियल यानी कि हमारी जो प्रोडक्शन व्हीकल्स होती हैं, रोड लीगल व्हीकल होती है, उनमें उसका इस्तेमाल किया नहीं जाता है, ठीक है। तो वो अभी इसमें मैंने मेंशन नहीं किया। अब देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाएं तो आप यहाँ पर देखोगे कि मैकेनिकल एंटी थेफ्ट सिस्टम होते थे, जिसमें क्या करते थे लोग कि अपनी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ना उसको किसी तरीके से लॉक कर देते थे। ये देखिए, ये आपका स्टीयरिंग लॉक कर दिया गया है। अब स्टीयरिंग लॉक हो गया तो गाड़ी, अगर किसी ने गाड़ी इंजन स्टार्ट भी कर लिया तो चलाएगा कैसे? अलग अलग तरीका इस्तेमाल जो है वो किया जाता था, लेकिन ये तरीके ना तो कभी पहले काम किए ना अभी ये काम करते हैं, ठीक है। जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है हमारा जो इमोबिलाइजर सिस्टम। इसके बाद में जो नेक्स्ट आया वो आया फैक्ट्री फिटेड इलेक्ट्रॉनिक इमोबिलाइजर सिस्टम, जो है ट्रांसपॉन्डर बेस्ड होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने बताया आपको, पैसिव पेप्स आ गया, इंक्रिप्टेड रोलिंग कोड, कैनवस इमोबिलाइजर। कैनवस इमोबिलाइजर सिस्टम जो होता है ना, कैन बेस्ड होता है बेसिकली। कैन बेस्ड इमोबिलाइजर क्या होता है वो भी मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और डिजिटल इमोबिलाइजर, ये जो डिजिटल इमोबिलाइजर है ये धीरे धीरे अभी जो है ना पॉपुलर हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि आप एक मोबाइल के ऐप के जरिए भी आप अपने इंजन को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और वो भी रिमोटली। रिमोटली मतलब कहीं दूर से बैठकर भी, या फिर अगर गाड़ी चल रही है तो आप उसको ऑफ भी कर सकते हो, याद रखिए, ठीक है। टेलीमेटिक्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर। तो ये जो है ना, ये अभी यूज नहीं हो रहा है, हमारी कमर्शियल व्हीकल्स में ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये अभी जो है ना आपका, जैसे ओला, अगर आप अमेरिका वगैरह में जाओगे तो वो, सॉरी ओला नहीं, उबर यूज करता है इसको ज्यादा, ठीक है। तो उबर यूज करता है जिससे कि वो अपनी खुद की जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर नजर रख सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में अब अगर हम लोग देखें, एक सिंपल सर्किट जो होता है, जो सिंपल स्टार्टिंग सिस्टम होता है, अगर गाड़ी को हमें स्टार्ट करना है तो उसका सिंपल सा क्या होता है, आपका एक बैटरी चाहिए, आपका इग्निशन स्विच, इग्निशन स्विच का स्टार्टर रिले, ठीक है। और आप अगर स्टार्टर रिले को एंगेज कर दो तो गाड़ी चालू हो जाती है
है ना। तो पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा या बहुत सारी पिक्चरों में हीरो क्या करता है, गाड़ी चुराने के टाइम पे दो वायर होते हैं, उनको पहले तोड़ता है और आपस में जोड़ता है और गाड़ी आपकी चालू हो जाती है। वो क्यों चालू होती थी? क्योंकि स्टार्टर रिले को एक बार आपने चला दिया तो आपका स्टार्टर इंगेज हो जाएगा और गाड़ी आपकी चालू हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या लगता था? बैटरी, इग्निशन स्विच, स्टार्टर रिले, क्लच, न्यूट्रल स्विच और स्टार्टर, बस इतना ही काम होता था। लेकिन जब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आप स्टार्टर का देखोगे तो स्टार्टर को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? स्टार्टर को चलाने के लिए जो जो सर्किट मैंने आप लोगों को बताया, इसी सर्किट की जरूरत होती है। ओके, और ये नॉर्मली अगर आप इसको बाईपास कर दो, किसको? अगर आप स्विच को बाईपास कर दो, वो जो वायर जोड़ने वाला काम होता था वो स्विच को बाईपास करने वाला होता था, उसको आपने बाईपास कर दिया, आपका इंजन जो स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, थोड़ा सा मैं हिस्ट्री खत्म करते हैं। इसके बाद में स्टार्टर हो गया। स्टार्टर के बाद में अब हम लोग चलते हैं जो हमारा ट्रांसपॉन्डर बेस्ड इमोबिलाइजर सिस्टम होता है। ट्रांसपॉन्डर बेस्ड इमोबिलाइजर सिस्टम बहुत सालों से आ रहा है, 90s से आ रहा है, और ये आपको जिन गाड़ियों में स्मार्ट की नहीं होती है, ठीक है, उन सभी में ये वाला देखने के लिए मिलता है। मतलब जिसमें स्मार्ट की नहीं है उसके अंदर आपको ट्रांसपॉन्डर बेस्ड इमोबिलाइजर मिलता है। इसमें होता क्या है कि आपकी एक मैकेनिकल की होती है और मैकेनिकल की के अंदर एक चिप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपॉन्डर। ठीक है, ये जो ट्रांसपॉन्डर चिप है, ये जब आपका ये की होल के अंदर जाता है, मैकेनिकल की, तो आपकी जो की रिंग होती है उससे एनर्जाइज होती है, और ये फ्रीक्वेंसी आरएफआईडी, कौन सी? आरएफआईडी। आरएफआईडी का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती है। अब पुराने जमाने में अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से आते थे ट्रांसपॉन्डर। अब जो है वो थोड़े मॉडर्न हो गए, तो आप ये वाले आपने देखा ही होगा। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, दिस इज सुपर चिप, इसको सुपर चिप कहते हैं। इसमें क्या होता है, आईडी होती थी, आईडी 47 है, आईडी 46 है, ठीक है, आईडी 48 है। अब क्या हुआ है, जो भी ज्यादातर की के इस्तेमाल करने वाले लोग जो है वो सुपर चिप का इस्तेमाल करते हैं। सुपर चिप क्या होती है? सुपर चिप वो किसी भी आईडी के ऊपर जो है ना एक्टिवेट हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है आप सुपर चिप अच्छी क्वालिटी की ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। साथ ही के साथ एक्टिवेट होने के बाद में इसको रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। या रीप्रोग्राम का मतलब होता है एक ही चिप को मल्टीपल टाइम इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर के बाद में अगर आप देखो तो इसका सर्किट कैसे होता था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपको क्या करना होता था, की को आपके की सिलेंडर में डालना होता था। यहाँ पर आपका इमोबिलाइजर का कॉइल होता था, ये आपके इमोबिलाइजर कॉइल। कॉइल से जब आप इंजन स्टार्ट करने के लिए करते थे तो आपका इमोबिलाइजर कंट्रोलर जो है उसी के साथ में जुड़ा हुआ होता है आपके कॉइल के साथ। और इमोबिलाइजर जो है वो आइडेंटिफाई करता है आपके यूनिक आईडी को। किसको? यूनिक ट्रांसपॉन्डर आईडी को। इस ट्रांसपॉन्डर आईडी को वो वाया कैन, अगर आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। तो वो क्या है, वाया कैन आपको आपके ईसीएम तक पहुंचा देता था। अब ईसीएम को जब ये मिल जाता था ना, तो वो क्या है कि आपके, देखिए ये क्या पे गया है, कैन हाई एंड कैन लो, ईसीएम के पिन नंबर पे, यानी ईसीएम में गया है। अब ईसीएम क्या करता था, ईसीएम को जैसे ही मिलता था ये स्टार्टर को घुमाना शुरू कर देता। इसी के साथ साथ जब आप की में डालते हो, यहां पर एक चीज और आपको याद रखने वाली वो ये है कि आपका जो इग्निशन स्विच होता है, आपकी की को कहां पे आइडेंटिफाई किया जाता है? आपके ये जो इग्निशन वाला पार्ट है ना, यहां पर आपके की को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि स्टार्ट पे नहीं किया जाता है। ओके, स्टार्ट के टाइम पे तो उसको स्टार्ट करना है इंजन को, उसके पहले इग्निशन जब आप देते हो, जो सेकंड इग्निशन होता है, ठीक है, उस पे वो आइडेंटिफाई करता है आपके ट्रांसपॉन्डर को। अब अगर वो रॉन्ग मिलता है ना, तो ईसीएम का काम यहां पर क्या होता है हमारा, कि ईसीएम सिंपली याद रखिए, अगर उसको इमोबिलाइजर का रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिली, कहां से? आपके इमोबिलाइजर कंट्रोल यूनिट से,
तो ईसीएम क्या करेगा, ईसीएम एक तो फ्यूल पंप रिले को बंद कर देगा। अब ये हर गाड़ी में अलग अलग रिएक्शन होता है, ठीक है, इसको बंद कर देगा। दूसरा, वो आपके स्टार्टर रिले को बंद कर देगा और इंजेक्टर में सप्लाई देना बंद कर देता है। ये इसलिए किया जाता है कि भाई गाड़ी जो है ना चोरी ना की जा सके। अब अगर किसी ने इमोबिलाइजर चाबी मतलब मैकेनिकल की बना भी ली है और वो इग्निशन को घुमा सकता है, फिर भी वो किसी भी पॉइंट पे गाड़ी को चुरा नहीं सके, इसके लिए ये सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है। ये ही है जो ज्यादातर टाइम पे आपको गाड़ियों के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब इसमें जो है ना, अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, देखो सबसे पहले आपका कंट्रोल यूनिट खराब हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी की खराब हो सकती है, की का ट्रांसपॉन्डर खराब हो जाता है, आपने देखा ही होगा कि गाड़ी में ट्रांसपॉन्डर की बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके साथ साथ आपका कंट्रोल यूनिट की जो वायरिंग्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। कौन सा बात कर रहा हूं मैं, इमोबिलाइजर कंट्रोल यूनिट की, ठीक है। ईसीएम से जो कैन की लाइन है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, ईसीएम की जो इमोबिलाइजर की आइडेंटिफिकेशन डेटा है वो प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। ये होता है ट्रांसपॉन्डर बेस्ड इमोबिलाइजर। यहां पर अगर आप देखो तो इनपुट जो है ना बहुत सिंपल सा है, की से आपका इमोबिलाइजर कंट्रोल यूनिट और कंट्रोल यूनिट से डायरेक्ट ईसीएम को इंफॉर्मेशन दी जा रही है कैन हाई और कैन लो के आपके वायर के जरिए। अब ये जो है ना ये भी कैन बेस्ड ही है, ठीक है, यानी जो इंफॉर्मेशन जा रही है ईसीयू के पास में वो कैन बस के जरिए जा रही है, लेकिन ये सबसे बेसिक माना जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखिए। पहले की कुछ गाड़ियों में कैन की जगह पे कम्युनिकेशन का जो ये इस्तेमाल किया जाता था मीडियम, वो होता था आपका के लाइन वाला। तो आपने कुछ इमोबिलाइजर में, पुराने इमोबिलाइजर में देखा होगा कि के लाइन आती थी, ठीक है, जो ईसीएम से कनेक्टेड होता था, के लाइन के जरिए कम्युनिकेशन बिल्ड किया जाता था। अब इमोबिलाइजर का एकमात्र काम है कि की को आइडेंटिफाई करना और ईसीएम को बताने कि भाई करेक्ट की इंसर्ट की गई है तो आप गाड़ी चालू कर सकते हो, ठीक है। और ये बहुत ही कारगर रहा है इतने सालों से, ऑलमोस्ट हर गाड़ियों में जो है वो यही यूज किया गया है, ओके। अब अगर हम लोग इसके बाद में जो हमारी स्मार्ट की वाला सिस्टम होता है अगर उसको समझे, जो कि पीईपीएस, आप लोग चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए, पैसिव एंट्री पैसिव स्टार्ट। पीके का मतलब होता है पैसिव कीलेस एंट्री, ठीक है। अब इसके बाद में इस यहाँ पे क्या होता है, आपकी की जो है वो स्मार्ट की हम लोग इसको बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। ये स्मार्ट की जो है वो आपकी रेडियस में होना जरूरी होता है, यानी इसकी भी एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी होती है, ठीक है। वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी जब आप ये स्विच दबाएंगे तो ये जो की फॉब से एंटीना जो होता है आपका ड्राइवर एंटीना, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा। इसके बाद में ये जो इनपुट है वो आपके पैसिव कीलेस एंट्री, देखो यहां से भी की फॉब को कंट्रोल यूनिट को जाएगा कि भाई ये आइडेंटिफाई हो रहा है, यहां से वो आउटपुट जो है स्टीयरिंग कॉलम लॉक को खोलेगा, ईसीएम को भेजेगा गाड़ी चालू करने के लिए, और आपको, आप जैसे ही क्लच ब्रेक दबाओगे गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये होता है डिफरेंस जब आप एक मैकेनिकल की बात करते हो और एक आप स्मार्ट की बात करते हो, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं पैसिव कीलेस एंट्री या फिर पैसिव एंट्री पैसिव स्टार्ट, ओके। अब यहां पर क्या आता है कि इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में और समझते हैं कि अगर हम लोग पीपीएस या फिर पीकेई, देखिए याद रखिए कंपनी जो है ना वो अलग अलग नाम इस्तेमाल करती है, कोई सिंपली इमोबिलाइजर लिखेंगे या फिर एंटी थेफ्ट सिस्टम लिखेंगे, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो सिस्टम्स होते हैं ना वो ज्यादातर टाइम कॉमन होते हैं, ठीक है। और इसीलिए बस हमें थोड़ा सा जो है ना इस पे ध्यान देना होता है। अब देखिए यहां पर क्या है, अगर आप अपनी कार को स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, कार स्टार्ट करने के लिए इतना सारा इनपुट जो है ना आपका इंपॉर्टेंट होगा। देखिए यहां पर दरवाजे पर जो है आपका एक एंटीना लगा हुआ है, ये जो एंटीना होता है वो रिसीवर होता है, ओके। यहां पर आपका एक स्विच है जो ड्राइवर का ट्रिगर स्विच है, ओके। इसके बाद में अगर आप यहां पर देखोगे तो एक इंटीरियर में भी एंटीना लगा हुआ है, ये भी रिसीवर है। कहां पर, गियर लीवर के पास बीच में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो, और यहीं पर हम लोग अपनी चाबी भी रखते हैं, जो स्मार्ट की होती है वो यहाँ पर इसीलिए भी रखी जाती है ताकि वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के नजदीक रहे। आपको जब दरवाजा खोलना है बिना अनलॉक किए, इसमें क्या होता है जब आप गाड़ी के पास में आते हो तो आपका जो स्विच है, क्यू इसका इनपुट दिया गया है यहाँ पर, स्विच ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, आपको अनलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती है,
ठीक है। उसी तरीके से अगर किसी वजह से, तो इसीलिए VW में या ऑडी में क्या बोला जाता है, कैसी। कैसी का मतलब क्या होता है कि अगर आप रेंज के बाहर चले जाओगे तो ऑटोमेटिक लॉक भी हो जाएगी। और वो कैसे हो रही होती है, ये जो एंटीना आप देख रहे हो ना, ये एंटीना, तो आप देखिए 2 एंटीना हमको यहाँ पर मिल गए, ठीक है। इसके बाद में स्टीयरिंग कॉलम लॉक, स्टीयरिंग कॉलम लॉक भी एंटी थेफ्ट सिस्टम का ही पार्ट होता है, याद रखिए। ये पूरा पीकेई, पीपीएस या कैसी का पार्ट होता है आपका स्टीयरिंग कॉलम लॉक। हालांकि ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हर गाड़ी में होगा, लेकिन ये होता है, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे पीकेई का कंट्रोल मॉड्यूल, इसके अंदर एक ईसीयू होता है आपका, जो इमोबिलाइजर का हम लोग बोलते हैं, जो रिसीवर होता है, यानी ये कंट्रोलर है सबसे पहले एंटीना से मिली हुई। अब ये जो एंटीना है ना, वो आइडेंटिफाई करके आपके कंट्रोल मॉड्यूल को बताते हैं कि भाई चाबी जो है ना वो करेक्ट है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जब आपके पीके के कंट्रोल यूनिट को ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि चाबी का जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो एकदम करेक्ट लगाई गई है, उसके बाद में वो आगे का काम शुरू करेगा, यानी कि सारे कंट्रोल सिस्टम को ये करना, मतलब जैसे ईसीएम को उसको इंफॉर्मेशन देनी, तो ईसीएम गाड़ी स्टार्ट कर देगा जब आप बटन दबाओगे, ठीक है। ये हो गया आपका स्टार्ट स्टॉप स्विच, करेक्ट। गाड़ी चालू करने के लिए हमारा जो बटन, जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वाली स्लाइड में, वो। इसके बाद टेल में भी एक एंटीना होता है, टेल गेट पे, ठीक है, यानी कि आपके डिक्की पे, डिक्की पे भी एक एंटीना लगाया जाता है। अब ये जो 3 एंटीना आप देख रहे हो, इसका फायदा क्या होता है कि एक तरीके से 360 डिग्री पूरा का पूरा हमें जो है ना ये मिल जाता है, क्या, फ्रीक्वेंसी। तो कहीं भी खड़ी होगी आपकी चाबी, आपकी जेब में है, आप चाहे यहां पर खड़े होइए, आप यहां पर खड़े होइए या यहां पर खड़े होइए, यहां पर खड़े होइए, तो ये क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो किसी ना किसी एंटीना के साथ टकरा जाएगी, और वो एंटीना आइडेंटिफाई करके पीके को बता देगा कि भाई करेक्ट चाबी जो है वो आसपास दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद आप दरवाजा खोलेंगे, दरवाजा खुल जाएगा, गाड़ी के अंदर बैठेंगे, स्टार्ट बटन दबाएंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और ये होता है पीकेपीएस पीपीएस सिस्टम। अब इसमें एक चीज याद रखिए, यहां तक जो है ना हमने बात की है, ये जो मैंने आप लोगों को मॉड्यूल बताया, इसमें हमें 2 कंट्रोल यूनिट के साथ में ही कम्युनिकेशन है, आपका पीकेई, सॉरी 3, पीकेई और आपका यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पीकेई है, ईसीएम है, और आपका ईएससीएल है। ईएससीएल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग कॉलम लॉक, ठीक है। ये 3 कंट्रोल मॉड्यूल, क्यों, क्योंकि जब आप गाड़ी के अंदर बैठोगे तो आपका स्टीयरिंग जो है, जो लॉक हो जाता है ऑटोमेटिकली, वो भी खुल जाना चाहिए। अब यहां से एक चीज हमें क्या पता चलती है, ये सिस्टम को इसलिए भी समझना जरूरी है कि अब अगर आप पीके का कंट्रोल मॉड्यूल चेंज करोगे, जो इमोबिलाइजर का कंट्रोल मॉड्यूल चेंज करोगे, तो भी आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ईसीएम चेंज करोगे तो भी आपको एंटी थेफ्ट प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, आप स्टीयरिंग कॉलम लॉक चेंज करोगे तो भी इसकी आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। ये हमें इस ब्लॉक डायग्राम के जरिए पता चलता है, ठीक है, ओके। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ सके। अब ये जो आप सिस्टम देख रहे हो, जितने भी आपके स्मार्ट की आती है, उनमें ज्यादातर टाइम जो है ना आपको यही देखने के लिए मिलेगा, किसमें, स्मार्ट की सिस्टम में। अब बात यह आती है कि हम कैसे पहचाने कितने कंट्रोल मॉड्यूल जो है वो कनेक्टेड है, और ये एकदम सही बात है। उसके लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर आपको ये नहीं पता, जैसे यहां पर क्या था, 3 कंट्रोल मॉड्यूल है एंटी थेफ्ट के लिए मैंडेटरी, तो इन तीनों की प्रोग्रामिंग मैंडेटरी हो जाती है गाड़ी के अंदर, जैसे ही आप इस पे का मतलब कोई भी रिप्लेसमेंट करोगे तो, ठीक है। तो वो भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगर आपके पास में वायरिंग डायग्राम नहीं है, तो आपको या तो वायरिंग डायग्राम चाहिए ये पता लगाने के लिए कितने कंट्रोल मॉड्यूल हैं, ठीक है। बाय द वे, अगर आप लोग वायरिंग डायग्राम, आप में से किसी ने अभी तक स्कैन कार्स के ऐप पे नहीं लिया है, तो आप लोग ले सकते हो, 249 रुपीज में लाइफ टाइम के लिए आपके पास आता है, और हर 3 महीने में हम उसके अंदर कुछ ना कुछ न्यू अपडेट करते रहते हैं, दोबारा आपको कोई पैसा नहीं देना होता है, ठीक है। तो वायरिंग डायग्राम हो गया। वायरिंग डायग्राम के बाद में अगर आपको दूसरा तरीका जानना है कि कैसे आप पता लगाओगे कि कौन से कंट्रोल मॉड्यूल इसमें है जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं, उसका तरीका होता है आपका, जो आप स्कैनर के जरिए इस पता लगा सकते हो। अब स्कैनर के जरिए पता लगाने के लिए आपको उसमें डेटा स्ट्रीमिंग सही से आनी चाहिए,
कि कौन से सिस्टम में जाके मैं पता लगाऊं। आपकी कैन की टोपोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए कि टोपोलॉजी को मैं कैसे देखूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए स्कैनर तो बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर 10 में से 6 लोगों के पास में, 10 गैरेज में से 6 गैरेज के पास में आज के टाइम पे स्कैनर है। लेकिन उस स्कैनर को पूरी तरह कैसे इस्तेमाल करना है हमें नहीं पता होता, और यही एक वजह होती है कि हम क्या कर रहे होते हैं, 50 व्हाट्सएप के ग्रुप में जो है ना फोटो खींच के डाल रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि भाई क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और हर आदमी अपने अपने दिमाग से कुछ ना कुछ बता रहा होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हमारी सही नहीं हुई है। ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रेनिंग आप कर लेते हो तो आपको ये सब पता चल जाता है। ठीक है, डेटा स्ट्रीम हो गया, कैन टोपोलॉजी हो गया, इसके साथ साथ हमें एक चीज और देखनी पड़ती है, अगर आपको ये पता लगाना है कितने कंट्रोल मॉड्यूल इसके अंदर हैं, मतलब कितने कंट्रोल मॉड्यूल आपस में जुड़े हुए एंटी थेफ्ट सिस्टम के लिए, किसके लिए, एंटी थेफ्ट सिस्टम के लिए। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले सिर्फ ईसीएम, इमोबिलाइजर और चाबी, ये 3 चीजें होती थी जो मैंने पहले वाले डायग्राम में आप लोगों को बताया। लेकिन अब क्या किया है, डबल सिक्योरिटी करने के लिए मल्टीपल जगह पे, जैसे आप यहाँ पर ये एंटीना देखोगे ना, ये एंटीना अगर खराब हो गया तो जब आप ये एंटीना चेंज करोगे तो इसको पहले जो है ना अडेप्ट करना पड़ेगा आपको, तब जाके वो आपकी की फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करना शुरू करेगा। ठीक है, अडेप्टेशन, यहाँ पे कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं होगी बट अडेप्टेशन होगा, पर कुछ गाड़ियों में तो वो कोडिंग भी करनी पड़ जाती है। ठीक है, एंड इसीलिए तीसरा जो पॉइंट हमारा होता है स्कैनर का, जो आपको चेक करना पड़ता है, वो होता है कि इस गाड़ी के अंदर एक्चुएशन में कितने पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें 3 जगह पर जाकर, ये 3 फीचर है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी कंट्रोल मॉड्यूल का इनपुट आउटपुट पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके थोड़ा सा एंटीना की मैं बात करूं तो देखिए एंटीना ज्यादातर टाइम ऐसे ही दिखाई देता है, ये RFID है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एंटीना। अब इसमें क्या है, आपका जो की है, जो आपकी की है वो आपका ट्रांसपॉन्डर होता है उसके अंदर, तो वो ट्रांसफर करती है। ठीक है, ट्रांसपॉन्डर का मतलब क्या होता है, अगर नहीं आप लोगों को पता है तो वो भी बता देता हूं। ट्रांसपॉन्डर का मतलब होता है ट्रांसमीटर प्लस रिस्पॉन्डर। ठीक है, तो ये ट्रांसमिट करता है प्लस रिस्पॉन्ड भी करता है। ओके, पर आपका जो एंटीना होता है ना, ये रिस्पॉन्डर होता है ओनली, यानी कि ये रिसीव करता है, रिसीवर होता है, ये सिग्नल लेके आपके कंट्रोल मॉड्यूल तक पहुंचाता है। अब गाड़ी के अंदर जरूरी नहीं है कि 2-3 एंटीना ही लगे हों, जैसे जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत मल्टीपल सेंसर्स लगाए जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर बहुत सारे एंटीना भी हो सकते हैं, जैसे आप 1 एंटीना, 2 एंटीना, 3 एंटीना, 4 एंटीना, ऐसे मल्टीपल एंटीना जो है गाड़ी के अंदर हो सकते हैं। अच्छी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, इनमें से कोई भी एंटीना अगर खराब होता है तो आपका जो स्कैनर है उसके लिए स्पेसिफिकली डीटीसी क्रिएट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो ड्राइवर डोर का खराब हुआ है तो वो लिखेगा ड्राइवर डोर RFID एंटीना मैल फंक्शन, ऐसे कुछ करके लिखेगा। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं सब गाड़ी में ऐसे ही आएगा, अलग अलग तरीके से आएगा, लेकिन ये जरूर आएगा कि कौन सी जगह का है वो, जैसे ड्राइवर डोर है या फिर आपका बूट वाला है या सेंटर एंटीना हो गया, वैसे लिख के आता है। ठीक है, नॉर्मली इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती नहीं है अनटिल अनलेस, जो भी प्रॉब्लम आती है वो आती है जब गाड़ी कोई एक्सीडेंट में आती है, जब उसके पैनल वगैरह खोले जाते हैं, कई बार वायर टूट जाते हैं, वायर कट जाते हैं, वायर छिल जाते हैं, बॉडी शॉर्ट हो जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज इनमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं, बहुत रोबस्ट सिस्टम होते हैं। अब एक चीज याद रखिए कि इनको जब आप चेंज कर रहे हो तो खास करके जिन गाड़ियों में PPS होता है उसके अंदर आपको इनको अडेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। अडेप्ट में बेसिकली होता है ये कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है ना मैच की जाती है चाबी की और इसकी दोनों की, उसके बाद में सिस्टम जो है वो बढ़िया तरीके से काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा, अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्या क्या पार्ट इन्वॉल्व है, तो देखिए आपकी बैटरी, उसके बाद में की फॉब, रेडियो फ्रीक्वेंसी एंटीना, की फॉब यानी कि आपकी स्मार्ट की, कंट्रोल मॉड्यूल कौन सा आपका PKE है तो PKE का मॉड्यूल, कैसी है तो कैसी का मॉड्यूल, जो कंपनी जाओ जो भी बोल रही है, ठीक है, PPS है, स्मार्ट है, UICU है, जो भी कंट्रोल मॉड्यूल को नाम दिया गया है वो एक कंट्रोल मॉड्यूल यहाँ पर हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इसके बाद में कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी कि आपकी कैन की लाइन परफेक्टली काम करती रहनी चाहिए, तब जाके ये सिस्टम आपका काम करेगा। स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, आपका स्टार्ट स्टॉप सिस्टम ऑप्शनल होता है, लेकिन आपका स्टार्टर स्विच
यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, जो स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच जो होता है, जो बटन होता है आपका, मैं बटन ही लिख देता हूँ यहाँ पर क्योंकि ज्यादातर हम लोग बटन से पहचानते हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद में आता है हमारा स्टार्टर। ऑब्वियसली इतने सारे कंपोनेंट जो है वो मैंडेटरी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिए, मैंने क्या किया हूँ सिंपलीफाई करने के लिए, यहाँ पे हमने सिर्फ एक कंट्रोल मॉड्यूल यानी जो मास्टर कंट्रोल मॉड्यूल है, लेकिन जो नेटवर्क शेयर किया जा रहा है वो मल्टीपल नेटवर्क जगह पर शेयर किया जा रहा है, और इसीलिए वो हमको आगे देखना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, यहाँ पे आपको स्मार्ट की के बारे में कुछ चीजों का पता होना जरूरी है। आई होप आप लोगों को ये पता होगा, लेकिन ये मैंने इसलिए मेंशन किया है कि जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को एटलीस्ट ये समझ में आ जाए। एक तो जो भी आपकी स्मार्ट की होती है, ठीक है, मैकेनिकल की में क्या था, जो ट्रांसपॉन्डर है उसको चलाने के लिए किसी तरीके की बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन जो आपकी स्मार्ट की होती है वो उसके अंदर एक बैटरी होती है, ठीक है। तो इस बैटरी को याद रखिए, ये बैटरी एक तो आपका जो सर्किट होता है अंदर, जिसमें आपका लॉक, अनलॉक, बूट, ये सब जो होता है उसके लिए ये बैटरी पावर्ड की जाती है, साथ के साथ आपका ट्रांसपॉन्डर के सर्किट को भी, क्योंकि यहीं से वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए, अब कोई मैकेनिकल सिस्टम नहीं है जिसके साथ वो कनेक्ट कर सके, ठीक है ना। लेकिन इसी के साथ साथ हर स्मार्ट की में एक चीज मैंडेटरी होती है और वो होती है एक मैकेनिकल की। ये जो मैकेनिकल की है वो इमरजेंसी के लिए दी जाती है। इमरजेंसी के लिए क्यों? क्योंकि सपोज अगर ये बैटरी आपकी खराब हो जाए तो उस केस में क्या होगा, ये जो मैकेनिकल की है उसको आप बाहर निकाल के दरवाजा खोल के आप अपनी गाड़ी को एटलीस्ट दरवाजा खोल के अंदर जा सकते हो, ठीक है। और चाबी का जो ये ट्रांसपॉन्डर है, इसको अगर आप अपने स्टार्ट स्टॉप बटन के ऊपर प्रेस करके स्टार्ट करोगे गाड़ी को, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये काम आता है आपका दरवाजा खोलने के लिए। हर स्मार्ट की में आपको एक मैकेनिकल की जरूर मिलेगी, इसको याद रखिए, और ये भी एक यूनिक आईडी होती है, प्रॉपर कटिंग होती है उसकी। बस फर्क ये होता है कि इसका जो ट्रांसपॉन्डर है वो इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा होता है। मतलब गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आप इसको नहीं इस्तेमाल करते हो, आप इसको डोर खोलने के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अब अगर बैटरी खराब हो जाए तो बैटरी सिंपल तरीके से चेंज की जा सकती है, जो बैटरी उसमें लगाई गई है वही बैटरी आपको उसके अंदर लगानी होती है, दूसरी बैटरी आपको उसमें नहीं लगानी चाहिए। इसी के साथ साथ एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि अगर बैटरी चेंज करने का टाइम नहीं है और गाड़ी चालू नहीं हो रही है, तो आपका जो बटन होता है, ठीक है, स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे अपनी की को प्रेस करके आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो, अगर सिर्फ बैटरी की प्रॉब्लम है तो, ठीक है। ये याद रखिए, इससे होता क्या है कि आपका जो ट्रांसपॉन्डर है उस वो फ्रीक्वेंसी भेज सकता है जब आप इसको क्लिक करोगे तो, और वो रिसीव कर लेता है आपका बटन, क्योंकि बटन के पास भी एंटेना होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी। ये की फॉब है, अलग अलग टाइप के की फॉब आए हैं आजकल, आप देख सकते हो बहुत ही स्मार्ट होते जा रहे हैं। और अभी धीरे धीरे क्या है, कंपनी जो है ना, गाड़ी को स्टार्ट करने का भी इनपुट जो है वो यहीं से देना शुरू कर दिए, ठीक है। उसका रीजन क्या है, देखिए हम लोग आज 2025 में जी रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे टेक्नोलॉजी हमारे लिए इस्तेमाल करना एक्सेसिबल होता है, ठीक है। ये देखोगे आप तो ये उसका कुछ कंट्रोल यूनिट होता है, इस तरीके से आपका कंट्रोल यूनिट दिखाई देता है। अब इस कंट्रोल यूनिट के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका स्टार्ट बटन हो गया या पुश बटन जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर पुश लिखा होता है, करेक्ट, और नीचे लिखा होता है स्टार्ट स्टॉप। कुछ वायरिंग्स होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एंटीना वगैरह होता है, और ये कंट्रोल यूनिट इस तरीके से काम करता है। इसमें पुश बटन का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, एक चीज और है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुश बटन है ना, ये बहुत खराब होता है। पुश बटन खराब होने का जो मेजॉरिटी रीजन है वो क्या होता है, पुश बटन खराब होने का मेजॉरिटी रीजन, जो गाड़ी को क्लीन किया जाता है वाटर से या किसी तरीके के क्लीनिंग एजेंट से, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर क्लीनिंग, ठीक है। जो गाड़ी वॉश करते हैं अंदर से, शैम्पू वगैरह मारते हैं, उसमें जब सफाई सही से नहीं होती है तो पुश बटन के अंदर का जो सर्किट है ना, उसमें मॉइस्चर जमा होता है रेगुलरली, जब वो चालू होता है बंद होता है, और वो धीरे धीरे करके आपका खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है। और आप अगर एक चीज मैं आप लोगों को और बताता हूँ,
अगर कभी ऐसा हो कि किसी गाड़ी में कंप्लेंट आए कि पुश बटन जो है ना कभी कभी चालू होता है कभी कभी नहीं लेता है, उसको बाहर निकालिए, बाहर निकाल के उसका सर्किट जो है उसका कार्बन भी आप अगर क्लीन कर दोगे, किससे क्लीन करना है आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट क्लीनर से। किससे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट क्लीनर से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट क्लीनर से निकाल के साफ करके लगा दोगे तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसी तरीके से जो आपका डोर का एंटीना होता है वो भी गाड़ी वॉश करने की वजह से मॉइस्चर ले लेता है। ठीक है, उसके लिए भी सबसे सही तरीका जो माना जाता है वो यही है कि डोर के एंटीना को बाहर निकालिए, उसको इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट क्लीनर से साफ कीजिए और आप लगाइए, देखिए वो काम करना शुरू कर जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर वो काम नहीं कर रहा है, फॉल्ट आ रहा है, तो हम उसको चेंज करके देखते हैं। ये जो पार्ट्स होते हैं ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं होते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होते। ठीक है, इसके बाद में जो इससे भी एडवांस है, देखो हम लोगों ने ट्रांसपॉन्डर वाला देखा, ट्रांसपॉन्डर के बाद में हम लोगों ने ये वाला देखा। उसके बाद में हमारा जो आता है ना वो होता है, देखिए, इंक्रिप्टेड रोलिंग कोड इमोबिलाइजर। अब इंक्रिप्टेड रोलिंग कोड इमोबिलाइजर होता क्या है, देखने में आपको वो ऑलमोस्ट पीकेई जैसा ही लगेगा, लेकिन जो डिफरेंस होता है उसके अंदर वो क्या होता है, देखिए, एवरी टाइम द व्हीकल इज स्टार्टेड अ न्यू क्रिप्टोग्राफिक रोलिंग कोड इज जनरेटेड। जब भी आप इंजन स्टार्ट करोगे एक नया क्रिप्टोग्राफिक, क्रिप्टो मतलब आपको पता ही है कि बहुत ही हाई लेवल ऑफ कोडिंग होती है, जो रोलिंग कोड यानी चेंजिंग कोड जो है जनरेट हो जाता है। ठीक है, बिटवीन ईसीयू एंड द की। कौन सी ईसीयू? आपका पीकेई का ईसीयू या फिर जो भी कंट्रोल यूनिट इमोबिलाइजर के लिए यूज किया गया है। इवन इफ समवन ट्राइज टू क्लोन द की, द रोलिंग कोड सिस्टम प्रिवेंट्स टू रीयूज इट। ओके, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, जैसे मर्सिडीज में, बीएमडब्ल्यू और ऑडी में आपका जैसे ईजेडएस आता है, ईआईएस मॉड्यूल आता है या कैश मॉड्यूल आता है। ये जो है वो इंक्रिप्टेड रोलिंग कोड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जितनी बार सेल्फ मारा जाएगा उतनी बार नया कोड जो है वो आपके कंट्रोल यूनिट और की पे चढ़ जाएगा, और इसीलिए इनकी की क्लोनिंग पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, अगर की क्लोनिंग पॉसिबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्लोनिंग यानी आप की को डुप्लीकेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो डुप्लीकेट की होगी उसके पास जो कोड होगा वो चेंज होगा ही नहीं, समझे ना? तो ये एकदम हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी हो गई आपकी। मैं एक ब्लैंक पेज के ऊपर आप लोगों को समझाता हूं कि कैसे ये किया जाता है। अगर आपको जैसे EZS है, तो EZS वाली जो आपकी कंट्रोल यूनिट है उसकी की आपको प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले EZS में आपको डम्प फाइल डाल के उसके बाद में जो न्यू की है उसको ऐड करना होता है, और ऐड करने के बाद में उसको प्रोग्राम करना होता है। ठीक है, इसके लिए प्रोफेशनल टूल की जरूरत पड़ती है, ये नॉर्मल आपके टूल से नहीं होता है। एंड यही एक वजह है कि आप देखोगे जितनी भी कंपनी, स्कैनर वाली कंपनी खास करके जिसमें लॉन्च, एक्सटूल आता है, जो टूल डायग्नोस्टिक टूल की बात करते हैं, किसकी? डायग्नोस्टिक टूल की। वो डायग्नोस्टिक टूल में हमेशा जो प्रोग्रामिंग बताते हैं की जो यूट्यूब वगैरह पे आप देखोगे वो ज्यादातर किसके बारे में दिखा रहे होते हैं? टाटा, महिंद्रा, आजकल तो नए टाटा के तो आते ही नहीं है वीडियो। ठीक है, मारुति, ह्युंडई। रीजन क्या है? ये जो मॉड्यूल, ये जो स्कैनर होते हैं वो प्रोफेशनल की प्रोग्रामर नहीं होते। ठीक है, उसके अंदर की कोडिंग हो जाती है, और इसीलिए वो कभी भी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू वगैरह पे नहीं दिखाते, क्योंकि उसमें आपको EZS हो गया, EIS हो गया, कैश हो गया, इनको जब भी आप काम कर रहे होते हो, जो नया वाला कैश आता है उसमें ये मैंडेटरी होता है कि आप उसको काम करते वक्त बहुत ही क्लियरली ये सारा सिस्टम जो है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो करे। अब इसमें क्या हो रहा था, की ना आपकी क्लोन नहीं होती है। ठीक है, की क्लोन होने की जगह पे आप उसके अंदर यानी EZS के अंदर उस की को रजिस्टर कर देते हो। ठीक है,
तो अब होगा क्या, जो न्यू की आपने बना दी ना, अब ये वाली जो न्यू की आपने बनाई है, इस की पे भी हर बार जब आप सेल्फ मारोगे, इंजन स्टार्ट करोगे, नया कोड चढ़ जाएगा, क्योंकि EZS उसको चलाता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, तो ये होता है एकदम हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। अब यही वजह से ना सब लोगों को ये ध्यान देना है कि प्लीज आप लोग जो लोग बोलते हैं ना कि कैसे इस पे का मतलब ये प्रोग्रामिंग हो जाए, वो प्रोग्रामिंग हो जाए, मुझे ये सीखना है, वो सीखना है, की के लिए यहाँ पे मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप की प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्लियरली जब भी आप स्कैनर खरीद रहे हो तो अपने डीलर से ये जरूर पूछिए कि भाई कौन से मॉडल्स में, और सॉरी ब्रांड, मॉडल और वेरिएंट, आपका स्कैनर कौन से ब्रांड के, कौन से मॉडल में और कौन से वेरिएंट में कर देता है क्या की प्रोग्रामिंग। देखिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आप उससे पूछते हो की प्रोग्रामिंग होती है, वो बोलता है यस होती है, ठीक है, लेकिन ना आप उससे पूछते हो भाई कौन से ब्रांड में हो जाती है, ना वो आपको बताता है। अगर आपने पूछा ब्रांड तो वो बोलता है टाटा, मारुति, महिंद्रा, युंडई, उसके बाद में आप उसको मॉडल पूछते ही नहीं हो। अब देखिए टाटा की अगर मैं टाटा की बात करूं, तो टाटा में 2008 से लेकर 2012 तक के मॉडल की प्रोग्रामिंग का तरीका अलग था। 2012 से लेकर 2016 तक की कोडिंग का तरीका अलग था। 2016 से लेकर 2020 की गाड़ियों पे अलग था। तो ये कैसा होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी कंपनी नई नई लेकर आती रहती है, उसमें बदलाव आते रहते हैं। तो आपका जो डीलर है वो आपको क्लियरली बताना चाहिए कि भाई ये सिस्टम पे जो आप काम कर रहे हो, ये इतने मॉडल तक हो जाएगा या इतने मॉडल तक हो जाएगा या इतने मॉडल तक हो जाएगा। अब वो ज्यादातर इन सारे सवालों को अवॉइड करते हैं। ठीक है, आजकल तो एक नया तरीका हो गया है कि कंपनीज बोलती है भाई एक काम करो, हमने ना यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप देख लो, ठीक है, और वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। यूट्यूब पे उन्होंने बनाई है कौन सी ज्यादातर ट्रेंडिंग, जिसमें आप बोलोगे महिंद्रा का D16 का भाई नहीं हो रहा है, D17 का भाई नहीं हो रहा है, ठीक है, हमारे स्कैनर में अपडेट आ गया। कोई बंदा दूसरे मॉडल का लेगा, वो बोलेगा टाटा का, इसका हैरियर का नहीं हो रहा था, देखो हमारा टाटा हैरियर का होना शुरू हो गया। अब देखिए अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या ये गाड़ियां हमारे पास रोज आ रही हैं की प्रोग्रामिंग के लिए? और अगर की प्रोग्रामिंग के लिए ही मुझे कोई टूल लेना है, तो या तो वो पूरी तरह 100% हर ब्रांड के ऊपर काम करना चाहिए तो मैं लूं, अदरवाइज मैं ये क्यों लूं? मुझे तो डायग्नोसिस यानी रेगुलरली मुझे मेरे पास में जो गाड़ियां आ रही हैं उनकी डायग्नोस्टिक के लिए मुझे रोज जरूरत पड़ती है, तो मैं उसके ऊपर काम करना चाहिए ना, ना कि मैं की प्रोग्रामिंग को लेकर स्कैनर खरीदूं। स्कैनर आप खरीद रहे हो तो डायग्नोसिस पर्पस के लिए खरीदिए, लेकिन अगर आपको एक प्रोफेशनल की प्रोग्रामर बनना है तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, कोई भी अगर इंटरेस्टेड है जिसको प्रोफेशनल की प्रोग्रामर बनना है, तो हमारा कोर्स शुरू हो रहा है नवंबर के महीने में, ठीक है, जो होगा हमारा प्रोफेशनल की मेकर, ठीक है ना। अभी इसके बारे में मैं ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, जब भी आएगा तभी आप लोगों को बताऊंगा, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि सर प्रमोशन के लिए क्या है, नहीं। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो लोग की का प्रोफेशन फॉलो करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी क्या होता है मालूम है? आपके पास में कम से कम 2 कटिंग मशीन होना जरूरी है की, ओके, एक आपकी ऑटोमेटिक और एक आपकी मैनुअल। इसके बाद में आपके पास ऑटेल का मिनिमम 508 IM508 होना जरूरी है। एक्स हॉर्स का लिख दे रहा हूं ताकि किसी को अगर डाउट हो तो भाई सब आप लोग आराम से बाद में ले सकते हो। एक्स हॉर्स का की टूल प्रो, ठीक है, ये आपके पास में होना जरूरी है। अब इसके साथ साथ आपको की के कंज्यूमेबल भी यूज रखने पड़ेंगे। कंज्यूमेबल क्या होते हैं भाई? आपको ट्रांसपॉन्डर चाहिए होते हैं, आपको की के जो क्या कहते हैं उसको कवर चाहिए होते हैं,
आपको की का डम्मी की जो आती है, जिसको हम लोग डम्मी की कहते हैं, डम्मी की चाहिए होती है। ऐसा ये पूरा एक स्टॉक रखना होता है आपको, ताकि आपके पास में गलती से भी कोई आ जाए, अब आपको नहीं पता कि कौन सी गाड़ी का की बनाने के लिए आपके पास कब कौन आ जाएगा, इसीलिए आपको एक अच्छा खासा स्टॉक रखना पड़ता है। और ये काम करने के लिए अगर आप शुरू करने जाओगे आज के टाइम पे, तो अगर आप बहुत ही कम पैसा खर्च भी करोगे, मतलब एकदम कंजूसी करोगे, सस्ते से सस्ती मशीन लोगे, तब भी कम से कम 5 लाख रुपए आपको लगेंगे। ठीक है, 5 लाख रुपए आपको करने पड़ेंगे, तब जाके ये काम आप कर पाओगे। इसके बाद में अगर आप प्रोफेशनली की नहीं बनाना चाहते हो, ठीक है, आप नहीं चाहते हो कि मैं प्रोफेशनल की मेकर बनूं, तो आप डायग्नोस्टिक टूल ले सकते हो। डायग्नोस्टिक टूल जो है वो सबसे बढ़िया माना जाता है जिस वक्त हम बात करते हैं, जिसके अंदर सभी ब्रांड कवर होना चाहिए, ठीक है, उनके सभी मॉडल कवर होने चाहिए। मॉडल कवरेज से मेरा मतलब ये है कि 1996 से लेकर 2024 कम से कम, देखिए मैं 2025 आप मांगोगे तो ये बहुत डिमांड कर रहे हो, क्योंकि 2025 की गाड़ियों का तो डेटा आने में टाइम लगेगा, करेक्ट, लेकिन 2024 तक की गाड़ियों का उसके अंदर अपडेट होना चाहिए। दूसरा जो चीज आपको देखनी चाहिए किसी भी स्कैनर में, अगर आप एक डायग्नोस्टिक टूल ले रहे हो, तो वो होती है कि वो डायग्नोस्टिक फीचर कितने कवर करता है। डायग्नोस्टिक फीचर का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर प्री रिपेयर डायग्नोस्ट होता है। जैसे कि प्री रिपेयर के अंदर सबसे पहले डीटीसी डिटेक्शन उसका परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपका लाइव डेटा, लाइव डेटा में फीचर कितने अच्छे अच्छे हो सकते हैं, देखो एक्चुअल वैल्यू मिल रही है क्या, मुझे मुझे ग्राफ वैल्यू मिल रही है क्या, ग्राफ में मुझे मिनिमम और मैक्सिमम का ऑप्शन मिल रहा है क्या, क्या मैं उसको फ्रीज कर सकता हूँ, फ्रीज फ्रेम ले सकता हूँ क्या उसका, क्या मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, अगर मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ तो क्या मैं उसको मैच कर सकता हूँ किसी के साथ में, या कंपेयर कर सकता हूँ किसी के साथ में, ठीक है। ये हमको देखना चाहिए, और ये मैंने सिर्फ लाइव डेटा के बारे में बताया। इसके बाद में आपका नेक्स्ट फीचर है कि एक्चुएशन टेस्ट में मैं कितने एक्चुएट कर सकता हूँ, ठीक है, कितने मेरे पैसिव एक्टिवेट होंगे, कितने मेरे एक्टिव होंगे, क्या सभी जितने भी कंट्रोल यूनिट है उन सब का एक्चुएशन कर सकता हूं, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट होता है उसके बाद आता है स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शंस में आपके जितने भी रेगुलर सर्विस फंक्शंस मेरे होते हैं, चाहे वो BS6 की गाड़ी हो, BS3 की गाड़ी हो, BS4 की गाड़ी हो, उसमें जितने भी, जैसे अगर BS6 है तो यूरिया आपका रीसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका डीपीएफ रीजनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, BS4 की अगर गाड़ी है आपकी, तो थ्रॉटल लर्निंग से लेकर गियर लर्निंग से लेकर इंजेक्टर कोडिंग, इंजेक्टर प्रोग्रामिंग, इंजेक्टर माइक्रो लर्निंग, ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब हमें देख कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, और वो मैं आप लोगों को फेस टू फेस बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर आप स्कैनर लेने जा रहे हो तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि कौन सा बेस्ट स्कैनर है वो देख के आपको नहीं लेना है, आपको ये देख कर लेना है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट स्कैनर कौन सा है। मेरे लिए सबसे बेस्ट स्कैनर का मतलब क्या है कि मैं कहाँ रहता हूं, मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया के कौन सी जगह पर रहता हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र के 2 टियर 3 सिटी में रहता हूँ। देखिए महाराष्ट्र में भी क्या है, महाराष्ट्र में मुंबई एक सिटी है, ठीक है, और वही महाराष्ट्र के अंदर एक अकोला भी सिटी है, अकोला में कौन सी गाड़ियां चल रही है और महाराष्ट्र में कौन सी गाड़ियां, मुंबई में कौन सी गाड़ियां चल रही है, इसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप अकोला में रहते हो तो वहां पे टाटा, मारुति, महिंद्रा, युंडई, इनमें जो बेस्ट काम करता है वो स्कैनर आपको लेना चाहिए। आप मुंबई में रहते हो तो यहाँ पे ऑडी, BMW, मर्सिडीज, बीडब्ल्यू, स्कोडा, होंडा, युंडई, मारुति, जितने भी ब्रांड आते हैं उन सब में बेस्ट कौन सा काम कर रहा है वो आपको लेना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी आप लोग कंफ्यूज रहोगे ना, तो मैं आप लोग के लिए इस वक्त सलाह की जरूरत आपको कम है, आपको ट्रेनिंग की जरूरत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप खुद से फैसला कर पाओ कि कौन सा स्कैनर मेरे लिए सही है, कौन सा डायग्नोस्टिक टूल मेरे लिए सही है, तो आपकी ट्रेनिंग परफेक्ट होनी चाहिए। मेरे पास में, हम मुंबई में बैठे हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास 4 टूल हैं, और वो चारों टूल हमने यही सोच के लिए हैं कि ये जो टूल ले रहे हैं ये कौन से ब्रांड कवर कर लेगा, ये टूल ले रहे हैं ये कौन से ब्रांड कवर कर लेगा। लेकिन हमारा पर्पस जो है वो ट्रेनिंग का है। हम 4 टूल इसलिए लेते हैं ताकि हम चारों टूल पे ट्रेनिंग कंडक्ट कर सके, ट्रेनिंग कर सके आप लोगों की, ठीक है। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको 4 टूल तो नहीं ले सकते हो आप लोग, तो आपको एक ही टूल लेना होता है, और आप ये देखना होता है बेस्ट कौन सा है मेरे लिए, किसके लिए, मेरे लिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं।
अब यहाँ पर क्या है ना, मैंने कुछ, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे मैंने कुछ वीडियो वगैरह, अब देखिए ये वीडियो जो है ये आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर मिल जाती है, की कोडिंग का क्या, प्रोग्रामिंग का क्या तरीका होता है, वो कुछ वीडियो मैंने यहाँ पर निकाली है। अगर किसी का स्कैनर नहीं है, जिसने कभी देखा भी नहीं है, हालांकि जहां तक मैं जानता हूँ टेक्नीशियंस आज के टाइम पे यूट्यूब पे बैठ के यही देख रहे होते हैं, चाहे उनका काम हो या ना हो, भले ही वो की का काम करते हो या ना करते हो, मगर वो वीडियो जो देखते हैं, ठीक है। तो वो केस में आप अगर यहाँ पे देखोगे तो एंटी थेफ्ट पासवर्ड रीडिंग मारुति का 8 पिन का कैसे किया जाता है, वो ये वीडियो है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी जो है ना वीडियो लेक्चर आप लोगों को मेरी क्लास में मिलते हैं, जहां पे हमने डिटेल में कवर किया हुआ है कि आप कैसे किसी भी कंट्रोल यूनिट को अगर प्रोग्राम करना चाहते हो, कोड करना चाहते हो। बस एक चीज याद रखिए, ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इसमें ये आपको तभी काम आएंगे जब आपके पास में कंपैटिबल टूल भी होगा। तो ऐसा नहीं कीजिए कि सर आप बोलो कि सर इसमें मैंने वीडियो देखी थी पर मैं उससे काम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आपके पास टूल नहीं है। तो टूल भी आपके पास होना जरूरी होता है, ठीक है। ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इसमें 8 डिजिट का पिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हालांकि अगर जो लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं उन लोगों को तो ये पता ही होगा। इमोबिलाइजर सिस्टम अगर हम लोग रिपेयर की बात करते हैं तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। देखिए ये सारा, अब मैं इसको, ये जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है ना, इसको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन अभी के लिए इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से सभी लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखी होंगी और ये आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन अगर आप में से किसी को नहीं आता है ना, तो वो मेरी क्लास में इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे और भी बहुत साइंस होता है, ठीक है। वो साइंस हम डिटेल में कवर करते हैं। इसके फॉल्ट कोड बहुत मैटर करते हैं, किस फॉल्ट कोड पे आपको कोडिंग करनी है, किस फॉल्ट कोड पे आपको प्रोग्रामिंग करनी है, ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैं हमेशा लोगों को सबको कहता हूं कि प्लीज आप लोग जो है ना अपनी ट्रेनिंग पे भी ध्यान दीजिए, ओके। देखिए प्रोग्राम सक्सेसफुल, खत्म, बस इतना सा काम होता है। अब इसके लिए हम लोग जो है ना किसी को बुलाते हैं, मगर अब ये देखो, वो जो आपने देखा वहां पे वो 8 डिजिट कोड किया था, ये यूंडाई का है। अब ये यूंडाई का जो है इसके अंदर हमें जो है ना ये स्मार्ट की वाला है, ठीक है। तो अब स्मार्ट की में क्या होगा, देखिए ट्रांसपॉन्डर रीड करने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या है, इमो प्रोग्रामर की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पे आपको ट्रांसपॉन्डर रीड करना होगा, ये ऑल की लॉस्ट के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरीके से जो है ना ये आपकी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। अब ये टूल अगर आपके पास में नहीं है तो आप वीवीडीआई मिनी भी ले सकते हो, मैं आगे आप लोगों को बताता हूं। अगर आपको बेसिक एकदम रखना है अपने पास में कि भाई मैं कुछ कर सकूं, आज के टाइम पे अच्छी बात क्या है, एक्स टूल का XT70 हो गया, XT80 हो गया, लॉन्च का आपका प्रो एसई हो गया, इन सब में जो है ना जितनी भी इंडिया में बेसिक लेवल की गाड़ियां हैं और बेसिक लेवल की कोडिंग है वो सारी हो जाती है। बस ये याद रखो, अगर आपको ये पता हो कि गाड़ी के अंदर कौन सा इमोबिलाइजर लगा है तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस है। देखिए आप क्लोनिंग करोगे, उसको जनरेट करोगे, जनरेट करने के बाद में आप इसको प्रोग्राम करना शुरू करोगे, ठीक है। और इसके लिए आपको, अब ये काम आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास में ट्रांसपॉन्डर जनरेट करने के लिए कोई टूल ही नहीं है तो क्या आप XT80 से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो जब वो कंपनी यूट्यूब पे बैठ के ये बोल रहा है कि सब हो जाएगा सब हो जाएगा, तो वो ये क्यों नहीं बता रहे कि भाई आपको ये करने के लिए आपको एक RFID यूनिट की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर वो RFID यूनिट है, ठीक है। ये RFID यूनिट है, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी आपकी जो स्मार्ट की है उसको आपको जनरेट करना जरूरी होता है। भले आपके सॉफ्टवेयर में अगर अपडेट है भी तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर से थोड़ी काम हो जाएगा, उसके लिए हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी जो होता है RFID, ठीक है। उसके बाद सेम सिस्टम आप उसके अंदर जाएंगे, कनेक्ट करेंगे और आप उसके ऊपर जैसे भी काम करना चाहें कोडिंग करके, कुछ गाड़ियों में जो है ऑटोमेटिक कोड निकाल लेता है, कुछ गाड़ियों में जो है वो कोड आपको डालना पड़ता है, निकाल के मतलब मंगवाना पड़ता है, और वो हर एक गाड़ी का अलग अलग होता है। उसके लिए जो है वो ट्रेनिंग आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है हमारे पास में। लेकिन जो प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग है, याद रखिए की प्रोफेशनल लेवल की जो ट्रेनिंग है वो अलग होगी, क्योंकि ये हम लोग डायग्नोस्टिक के लिए इसमें कवर करते हैं। ये प्रोसेस जो आपने देखा, ये जो आपने वीडियो लेक्चर्स देखे, ये सारे के सारे आपको मिलते हैं। तो ह्यूंडई का आपने देखा, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखिए दूसरा एक है, ये शेवरोले का है। इसमें भी RFID के जरिए पहले जनरेट किया जा रहा है, जनरेट करने के बाद में सिंपली वहां पर जाके आप प्रोग्राम कर देंगे, इसको कौन सा कोड है ये सब पूरा उसमें पूछा जाता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी गाड़ियों का जो है ना ये कोडिंग का प्रोसेस, हालांकि देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो ये लॉन्च है, लेकिन प्रोसेस सेम होता है। याद रखिए आपका स्कैनर जो है ना तभी काम कर सकता है जब उसके अंदर वो स्ट्रेंथ है,
करेक्ट। तो वो उस वजह से हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ओके, देखिए प्रोसेस जो है वो सब में सेम रहेगा, लॉन्च में भी सेम रहेगा, एक्सटूल में भी सेम रहेगा। आपके डिवाइस की ताकत ये होनी चाहिए कि वो कंपैटिबल है और आपके ईसीयू के साथ में बात कर सकता है। अब बात आती है कि मैं कितने लेवल पे की कोडिंग कर सकता हूं। तो मैं आपको एक बहुत ना बेसिक लेवल बताता हूं। एक अपने पास में वीवीडीआई का मिनी की टूल रखिए आप, ठीक है। ये की टूल जो है वो ज्यादा महंगा नहीं आता है, 12 से 15 हजार रुपए की रेंज में आता है। करेक्ट। ये जो 12 से 15 हजार रुपए की रेंज है, इसके साथ साथ एक काम आप और कीजिए, अपने पास सुपर चिप रखिए। ठीक है, सुपर चिप जो है वो ट्रांसपॉन्डर होता है जो किसी भी आईडी पे चढ़ जाएगा। अगर आईडी 46 है उस पर भी चढ़ जाएगा, आईडी 47 उस पर भी चढ़ जाएगा। अगर किसी वजह से आपके पास में की लॉस्ट आ जाए तो नजदीक में जाके की बनवा लीजिए, उसमें ये सुपर चिप डालिए, मिनी की टूल से उसको जनरेट कीजिए और जनरेट करके आपके पास में, मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ लॉन्च कंपनी का, अगर सस्ते से सस्ता बता रहा हूँ मैं, अगर आपके पास में प्रो एससी है तो भी आप काम कर लोगे। ठीक है, इसके बाद में अगर आपके पास में एक्स टूल का XT 90 80 70 जो भी है उससे भी आप काम कर लोगे। ठीक है, और ऑटेल का MX900 भी अगर है तो भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास में RFID नहीं है ना, तो उस चीज में एक चीज याद रखिए कि आप जो है सिर्फ की को कोडिंग कर पाओगे, आप उसको जनरेट नहीं कर पाओगे। इसलिए ये आपके पास में अगर होगा तो आप समझ लो आप की का 40% तक काम आप कर लोगे। ठीक है, अब इतने कम रेट में 40% काम करना कोई बुरा तो नहीं है, दो पैसे आपको मिल ही जाएंगे। होटल का MX900 हो गया आपका। थिंक टूल की अगर मैं बात करूं तो थिंक टूल का जो आपका ये आता है प्रो लाइट, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो अगर है तो वो आप ले सकते हो। लाइट वाइट करके आता है, लाइट टू ऐसे कुछ करके आता है। ठीक है, बेसिकली उसमें लॉन्च जैसा ही सॉफ्टवेयर होता है, तो वो आप लेना चाहो तो वो ले सकते हो। इसके साथ में आप जो है की का जो काम करना है वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ प्रोफेशनल प्रोग्रामर मेंशन किए हुए हैं। एक चीज याद रखिए, मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे ये मेंशन करने का मेरा रीजन ये है कि आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाए ये बोल के कि ये प्रोफेशनल है इसमें सारा काम हो जाएगा, नहीं। ये चार टूल ही एकदम प्रोफेशनल है। यानी कि अगर आप कार की बात कर रहे हो तो उस केस में प्रोफेशनली जो आप मैक्सिमम ये जो है वो करीब 80% तक सभी गाड़ियों की चाबी बना देते हैं। EZS से लेकर जो मैंने आप लोगों को BMW मर्सिडीज वाले बताए थे कैश वगैरह, ये सब कर देते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है आपका होटल का IM508, हालांकि इससे ऊपर भी आता है होटल का। ये आपका एक्स सोर्स है, की टूल प्रो, ठीक है, या प्लस प्लस सॉरी प्लस। और ये है आपका X100 पैड 23 एक्स टूल का। ठीक है, ये एक हो गया। इसके बाद में आपका लॉन्च का आता है लॉन्च इमो प्रो। ठीक है, याद रखिए लॉन्च इमो आता है, इसका नाम ही लॉन्च इमो होता है। इसके अंदर देखो आप, ये एक प्रोग आता है, ठीक है, ये आपका DLC आता है। इसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो RFID यूनिट होता है। इसमें भी देखो, अगर आप देखोगे तो RFID यूनिट है यहाँ पर, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी तो जनरेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए RFID है कंपलसरी, और ये देखिए यहाँ पर भी RFID है। ये चाहिए ही होगा तभी जाके ये प्रोफेशनल कहा जाएगा। ठीक है ना, तो ये चार टूल आते हैं। ये चारों टूल जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं। चारों में से कोई भी एक भी टूल जो है वो 1,25,000 के नीचे नहीं आता है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। आप किस जगह पर हैं, कहाँ पर आप काम कर रहे हैं, किस लेवल का आप काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको ये टूल परचेज करने चाहिए। जब भी आप ये टूल लेना चाहें तो किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट जरूर कीजिए, क्योंकि एक बार आपने ये टूल ले लिया तो इंडिया का ना तो कोई भी डीलर उसको वापस लेगा, ना ही वो आपको हेल्प करेगा कि किसी तरीके से वो आपकी मदद कर सके जिससे कि आप इससे दो पैसा निकाल पाओ, अगर आपको वो फायदा नहीं दे रहा है तो।
ठीक है, इसीलिए लेने से पहले आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए। एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब क्या होता है, जो भी पर्सन आपके एरिया में आपके जान पहचान वाला बंदा है, जो ऑलरेडी की का काम कर रहा है, एक्सपर्ट है, 5 7 साल 10 सालों से कर रहा है, आपको उसकी सलाह लेनी चाहिए, ना कि किसी डीलर से आप पूछ रहे हो कि भाई कौन सा बेस्ट रहेगा, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, उसके हिसाब से सब बेस्ट है। कोई भी डीलर आपको ये नहीं बोलेगा नहीं यार ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, ये अच्छा नहीं है, खराब है, उसका रीजन है उसको बेचना है, उसकी रोजी रोटी है, वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है आपको बेच के, वो अपना काम कर रहा है। बट आप भी अपना काम कीजिए, रिसर्च जरूर कीजिए। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इमोबिलाइजर का जो सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया, इसके बाद भी बहुत लंबी ट्रेनिंग जो है वो इमोबिलाइजर के सिस्टम पे चलती है मेरी, जिसमें फॉल्ट कोड अलग अलग ब्रांड के, उन फॉल्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, डी कोड कैसे करना है, गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, वायरिंग कैसे रिपेयर करना है, कैन लाइन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो सब जो है मैं कवर करता हूँ मेरी क्लास में। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ देर के लिए क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम दूंगा, तो उस वक्त तक सब लोग बने रहिए। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को मेरे कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि आप लोगों को किस तरीके से हेल्प कर सकता है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखिए मेरा ये जो कोर्स है, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस, ये कोर्स हमारा लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ में आप लोगों को मिलता है। ये जो कोर्स है इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या सीखने के लिए मिलता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए जब आप कंटेंट में जाते हो, यहाँ पे चैप्टर 1 से लेकर, एक तो सारी की सारी जो वायरिंग डायग्राम्स हैं वो सब आपको इसके अंदर मिलेंगे, ताकि आप सिर्फ सीखे नहीं, आप इसके ऊपर काम भी कर पाए। वायरिंग डायग्राम की कंप्लीट ट्रेनिंग इसमें मिलती है। चैप्टर 1 से लेकर मतलब टोटल 17 चैप्टर इसके अंदर होते हैं। ठीक है, 17 चैप्टर में मैं एएमटी मैनुअल तक, बीसीएम हो गया आपका, इलेक्ट्रिक व्हीकल डायग्नोसिस, की प्रोग्रामिंग, कैनवस, डीटीसी डिकोडिंग, सर्विस फंक्शन, एसी सिस्टम, व्हीकल स्टार्टिंग सिस्टम, टर्बो चार्जर। अभी ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो व्हीकल स्टार्टिंग सिस्टम आप यहाँ पर देख रहे हो, व्हीकल स्टार्टिंग सिस्टम में ही मेरा इमोबिलाइजर वाला पार्ट जो है इमोबिलाइजर डायग्नोसिस का चलता है, जो करीब करीब 2.5 घंटे से 3 घंटे की मेरी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट उसके अंदर होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये जो कोर्स है दोस्तों, इसमें आप लोग, आप चाहे तो उसको जब ट्रेनिंग आप कर रहे हो तो सिर्फ मोबाइल में ही नहीं, आप लैपटॉप पे भी ले सकते हो, यानी पीसी पे अवेलेबल है। आप किसी भी क्लास को ऑफलाइन में डाउनलोड करके रख सकते हो, जिस वक्त आप लोगों को इंटरनेट नहीं मिल रहा है उस वक्त भी वो क्लास आप लोग ले सकते हो, और साथ में हफ्ते में 2 दिन मैं लाइव आता हूँ। ठीक है, ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग हमने हर एक टेक्नीशियन को ध्यान में रखते हुए बनाई है। देखिए 150 के करीब आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं, इसमें आपको टेस्ट भी होता है, एक 6000 से ज्यादा फाइल्स आपको मिलती है, जो वायरिंग डायग्राम, ट्रबल शूटिंग डेटा की आपको जो फाइल है वो इसके अंदर मिलती है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग का हमारा जो मकसद है वो हर एक टेक्नीशियन जो किसी भी सेगमेंट में काम कर रहा है वो ये ट्रेनिंग कर सकता है। वर्ल्ड में करीब 30 कंट्री में आज हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो हमारे से ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। जिनका 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस है वो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत डिटेल्ड ट्रेनिंग देते हैं, एक एक सिस्टम जो है वो गाड़ी का पूरा, क्योंकि आप किसी भी वर्ल्ड की ट्रेनिंग में अगर जाओगे तो इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स सिखा देते हैं, उसका अलग पैसा लेते हैं, कोई बीसीएम सिखाएगा उसका अलग लेगा, कोई मोबिलाइजर सिखाएगा उसका पैसा अलग लेगा। बट हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम कंप्लीट कॉम्बिनेशन में कोर्स हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, और इसका फायदा जो लोगों को हो रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, देखिए 10,000 प्लस स्टूडेंट जो है आज हमारे एक्टिव हैं, जो ये ट्रेनिंग ले रहे हैं वर्ल्ड की 30 कंट्री में। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक चीज मैं आप लोगों को और बताता हूँ, ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग लेने के साथ साथ आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत फायदा होता है। अब देखिए आपको फायदा क्या है, आपको आपका काम छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप घर बैठे बैठे ये ट्रेनिंग ले सकते हो। साथ के साथ जो हमारा ट्रेनिंग का तरीका है, इसके अंदर सिर्फ थियोरिटिकल नहीं, प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, जो ये जो प्रैक्टिकल आप देख रहे हो, इसके अंदर इस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग करके बताते हैं कि टेस्टिंग का तरीका क्या है, एक्चुएशन कैसे करना होता है, आपका सिग्नलिंग क्या होता है। देखिए यहाँ पर इंजेक्टर डायग्नोसिस की जा रही है, तो इंजेक्टर डायग्नोसिस करना है, अलग अलग तरीके से वो यहाँ पर हम लोग जो है ना एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रेनिंग है, आप लोगों में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये ट्रेनिंग है किसके लिए, ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है जो ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन हैं, जो काम कर रहे हैं और अपने काम में बहुत सीरियस हैं, और वो अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए उसके साथ साथ जो बच्चे अभी अभी हमारी इंडस्ट्री में आए हैं, जिन्होंने आईटीआई किया है, जिन्होंने डिप्लोमा किया है, या फिर जो 10वीं 12वीं के बाद सीधा गैरेज में आ गए,
जिनके पास अपना पूरा फ्यूचर पड़ा है और उनको इसी इंडस्ट्री में अपना करियर आगे लेकर जाना है, उन लोगों के लिए ट्रेनिंग है, ठीक है। लेकिन जो लोग अपने आप को एक्सपर्ट ऑलरेडी मान चुके हैं, जिनके पास चाहे 10-10 दिन तक गाड़ियां खड़ी रहे, लेकिन जिनकी जो एक्सपर्टीज है अपने मन के अंदर वो बहुत ज्यादा है, जिनके हिसाब से उनको सब काम आता है, ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा, प्लीज ये ट्रेनिंग लीजिए भी मत, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं और आपको ये ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग उनके लिए जरूरी है जो अपने काम में सीरियस है, अपने काम को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने कस्टमर को रिस्पेक्ट देते हैं और आने वाले समय में अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ट्रेनिंग है, ठीक है। अब जो लोग, ये ऐसे लोग हैं जिनको ये ट्रेनिंग चाहिए, जो जो ये समझते हैं, समय की डिमांड को समझते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग आज ऑफर लेकर आए हैं। हमारी जो ये ट्रेनिंग है वो 3 महीने की ट्रेनिंग 8499 कंप्लीट, आपका टैक्सेशन वगैरह लगा के 8934, इसमें 18% जीएसटी भी है। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, मगर एक्सक्लूसिवली संडे नाइट रात के 11:59 तक आप लोगों के लिए एक ऑफर दिया जा रहा है कि ये पूरी ट्रेनिंग 3 महीने की जो कॉस्ट होता है 8934, वो आपको जाके करना क्या है, 6 महीने की आपको दे रहा हूं मैं सेम टू सेम प्राइस में, यानी बाय वन गेट वन फ्री। 6 महीने आपको मिलेंगे, आप तसल्ली से ट्रेनिंग ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो जैसे भी आप चाहें। देखिए सेम रखा है हमने, और ये संडे रात तक ये एक्सक्लूसिव रहेगा, उसके बाद में हम इसको बंद कर देंगे और ये कभी आने वाला भी नहीं है। जो लोग हमारे ऐप पर हैं वो लोग जानते हैं कि हमने आज के पहले ऐसा कोई भी ऑफर नहीं चलाया है। हाँ, हम लोग डिस्काउंट देते हैं 10%, 15%, 2000, 2500 का, लेकिन डायरेक्ट डबल कर देना ये आज तक हुआ नहीं है दोस्तों। जिसको भी ये ट्रेनिंग करनी है, ये बेस्ट टाइम होगा, संडे नाइट तक ये आप लोगों के लिए ऑफर अवेलेबल रहेगा। आपको क्या करना है, जब भी आप ये जाके ट्रेनिंग करोगे, आपको अगर परचेज करना है तो बस वैलिडिटी यहां पर चेंज कर लेना। 3 महीने की जगह पर आपको 6 महीने की ट्रेनिंग पे क्लिक करके इसको अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करोगे सेम फीस में ही आपका 6 महीने के लिए एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, देखिए ये आप लोगों को कर देना। मैं किसी तरीके का कोई कूपन नहीं लगा रहा हूं, आपको कोई कूपन अप्लाई नहीं करना है, बस वैलिडिटी चेंज करनी है और ये आप लोग कर सकते हो। और मैं मिलूंगा आप लोगों को हर हफ्ते, मैं 2 दिन शाम को 7 से 9, आप दिन भर आपका काम कीजिए, शाम को 7 से 9 मेरे साथ ट्रेनिंग में बैठिए, और हम लोग एक कम्युनिटी बिल्ड की है हम लोगों ने, और इस कम्युनिटी के जरिए जो है हम आप लोगों तक बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग को जो है वो लेके आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मैं मिलूंगा मेरी ट्रेनिंग में। एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, ये जो ट्रेनिंग है, हमने जो कॉस्ट बनाई है, इस कॉस्ट का अगर कोई पर्सन ईमानदारी से, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, उनका फीडबैक है हमें कि सर एक ट्रेनिंग में मैंने एक गाड़ी के अंदर मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करके भी ये पैसा रिकवर कर लिया, तो जो मैं बाकी की ट्रेनिंग ले रहा हूँ वो तो मेरे लिए बोनस ही है, ठीक है। तो अगर आप भी इस तरीके से प्रोफेशनली काम करना चाहते हो, सीरियस तरीके से काम करना चाहते हो, तो ये ट्रेनिंग ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों का माइक ऑन करूंगा, उस टाइम पे आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को हैंड रेज करना है, और हमारे पास में अभी 45 मिनट है, ये 45 मिनट तक मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा। मैं एक चीज और आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि जितने भी लोग ट्रेनिंग मतलब ले रहे हैं, उन लोगों के लिए अगर किसी वक्त में किसी का क्वेश्चन नहीं ले पाऊं तो आप लोग चैट में जो है ना वो प्लीज आप लोग इसको डाल दीजिए, ठीक है। चैट में आप लोग जरूर डालिए। यस, अरशद अंसारी आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। आपके क्वेश्चन अगर किसी के रह जाए तो वो लोग चैट में डाल सकते हैं, ठीक है। यस अरशद अंसारी, आपका क्वेश्चन प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। हम ये कह रहे हैं, जैसे ही हमने इमोबिलाइजर देखे हैं और गाड़ियों में जी 6 वायर के ब- देखा है इमोबिलाइजर। तो हाँ। एक एक इनोवा गाड़ी आई थी जी 2015-16 मॉडल की। हाँ। तो उसका एक इमोबिलाइजर डैशबोर्ड के अंदर था और करीब 16 पिन का इमोबिलाइजर था। उसकी वायरिंग डायग्राम कैसा क्या है, इतनी वायरिंग कैसी थी उसमें? ओके, देखिए 16 वायर का अगर इमोबिलाइजर था उसका ना, तो उसका जी। वजह क्या होती है, देखिए कि कम्युनिकेशन के नेटवर्क भी होते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझिए, पुश बटन वाली गाड़ी थी आपकी, नहीं, पुश बटन नहीं थी, चाबी वाली थी। चाबी वाली गाड़ी थी, तो उसके अंदर जी। देखिए सबसे पहले किसी भी कंट्रोल मॉड्यूल को चलाने के लिए आपके पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, 12 वोल्टेज, ठीक है। फिर एक जी। इग्निशन चाहिए होता है। अब ये जो 12 वोल्टेज है वो कई बार 2 दी जाती है, कई बार 3 भी दी जाती है। उसी तरीके जी। से ग्राउंड की जरूरत पड़ती है, वो भी कई बार 2 दी जाती है, 3 दी जाती है। ज्यादातर तौर पे ये जो है ना मोटा वाला वायर होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता जब कंट्रोल मॉड्यूल की बात होती है। इसके बाद में आपकी कैन की लाइन होती है, 2 वायर जो आपके कैन की। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये जी। पकड़ लेते हैं कि 2 वायर 12 वोल्टेज, एक इग्निशन जी। का वायर,
दो ग्राउंड, तो 5 वायर ये हो गए, 2 वायर जी आपके कैन हाई कैन लो के वायर होंगे, ठीक है। जी इसके बाद में जो आपका कंट्रोल यूनिट है, वो एंटीना के वायर भी उसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। एंटीना का कौन सा, जो आपका लॉक अनलॉक वाला, जी करेक्ट। तो वो उसके अंदर भी आ सकता है। और फिर आपके इमोबिलाइजर से यहां से डायरेक्ट कनेक्शन भी वहां पे जा सकता है की के इसके साथ, कि ठीक है। एंटीना तक। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, आपने हो सकता है पिन गिने हो, शायद जी वायर ना गिने हो, ठीक है। वायर भी काफी थे। हाँ, तो अगर वायर भी है तो जी उसके मल्टीपल नेटवर्क सिस्टम भी उसमें ऐड होते हैं, जैसे कि बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल के लिए कम्युनिकेशन बन जाएगा, ईसीएम के लिए कम्युनिकेशन बन जाएगा, तो कैन के वायर होते हैं, और फिर बाकी सिस्टम के भी वायर होते हैं, तो वो बहुत सारे वायर होते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बेसिक समझाता हूँ, अगर उसमें प्रॉब्लम आए तो आपने ढूंढना क्या है, 12 वोल्टेज जो बैटरी से आ रही है वो ढूंढना है, ठीक है। जी ग्राउंड आ रहा है वो ढूंढना है, कैन हाई कैन लो आ रहा है वो आपको ढूंढना है, ठीक है। जी ये पहले 5 वायर, अब इसमें जो ग्राउंड के वायर दो हो सकते हैं, 12 वोल्टेज के वायर दो हो सकते हैं, ये आप इनको ढूंढिए। ये अगर आप आपके ओके काम कर रहे हैं ना, तो आपका कंट्रोल मॉड्यूल बढ़िया तरीके से काम करेगा, कम्युनिकेट भी करेगा। उसके जी अलावा जो वायर है वो किस लिए है, वो आप बैक ट्रैक भी कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम उसके अंदर आ रही है तो उस वजह से, ठीक है ना अर्षद जी भाई। हालांकि ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग जो है ना, मतलब वायरिंग डायग्राम से कैसे ट्रेस किया जाता है, जी आपको जी मैनुअली, हम लोग अगर गाड़ी हमारे सामने तो वो कैसे पता लगाए कि ये किसका वायर है, वो मेरी जी, ट्रेनिंग जैसे अब होती है। सर जैसे कि इसका एमुलाइजर काम नहीं कर रहा, उसको हम कैसे चेक करेंगे? वही, वायरिंग पे करंट करंट तो मान लो एमुलाइजर हटा के पिन चेक कर रहे हैं, पिन पे करंट सब आ रहा उसको। नहीं, और इम्मोबिलाइजर का यूनिट आपको हटा के इग्निशन ऑन पे चेक करना है। जी जी, और जैसे एमुलाइजर काम नहीं कर रहा हो, खराब हो, उसको क्लियर कैसे करेंगे हम कि हाँ ये खराब है या सही है? आपके 5 वायर अगर काम कर रहे हैं और फिर जी भी आपका कंट्रोल मॉड्यूल नहीं स्कैन हो रहा है ना, मतलब जो जी वोल्टेजेस मिलनी चाहिए वो मिल रही है और स्कैन नहीं हो रहा है, तो वो खराब है, जी उसको चेंज कर दीजिए 100%। जी क्योंकि किसी भी कंट्रोल मॉड्यूल को स्कैनर से कम्युनिकेट करने के लिए जी पॉजिटिव, नेगेटिव, इग्निशन, कैन हाई कैन लो, ये 5 वायर कंपलसरी होते हैं। अब जी पॉजिटिव दो हो सकते हैं, एक भी टूटा तो भी नहीं होगा, ठीक है। जी ग्राउंड दो हो सकते हैं, एक भी टूटा तो भी नहीं होगा। तो जी ये हमको कंफर्म करना है कि कितने पॉजिटिव कितने ग्राउंड है, लेकिन ये जो 5 वोल्टेजेस उसको चाहिए, ये अगर मिल जी रही है तो स्कैन जरूर होगा। अब स्कैन होने जी के बाद में वो क्या फॉल्ट दे रहा है उसके हिसाब से आप काम कीजिए, ठीक है ना अर्षद भाई। ठीक है, एक गाड़ी है एक्सयूवी सर, जी, 2017 या 18 मॉडल की है। इसका जो पुश बटन स्टार्ट बटन होता है ना, हाँ जी। तो उसको दबाने पर डायरेक्ट गाड़ी स्टार्ट हो रही है, उसको दबाने पर बंद हो रही है। इग्निशन ऑन नहीं हो रहा, इस पर कलेक्टर मीटर ऑन नहीं हो रहा है, ऐसी चीजें नहीं आ रही हैं। गाड़ी में कुछ काम किया है किसी ने? नहीं, अभी तो एक कंपनी से आई थी गाड़ी गैरेज पर। कंपनी मतलब हाँ, टोयोटा से आई है? जी महिंद्रा एक्सयूवी थी, तो महिंद्रा से आई थी गाड़ी। महिंद्रा से आई है? जी महिंद्रा ने काफी सामान बताया था, एटीएम वगैरह, वो काफी चीज बताई थी खराब है की। नहीं 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 नहीं, वायरिंग उसके लिए वायरिंग बताई थी कि पूरी वायरिंग चेंज हो, तो उन्होंने करवाई नहीं है, गैरेज पर लेके आए हमारे साथ पर के एक पास। काम कीजिए, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। उसका जी जो पुश बटन है ना, उसको बाहर जी निकालिए, बाहर निकाल के जी कॉन्टेक्ट क्लीनर वगैरह मार के देखिए, और देखिए अंदर कहीं पे रस्टिंग वगैरह तो नहीं है, ठीक है। ठीक है आपके कोई जी कंट्रोल यूनिट की प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये हो रहा होगा ना, मतलब बाहर निकाल के जी देखिए, अगर ये जी। गाड़ी चालू होती है फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, गाड़ी चालू है, रेडी बिल्कुल। ठीक है। बस एक काम करना, बाहर निकालना और वायरिंग वगैरह चेक करना, अगर वायरिंग उसकी ओके होगी तो उसके बाद में उसको निकाल के कॉन्टेक्ट क्लीनर मार के अच्छे से देखना कहीं पे रस्टिंग वगैरह तो नहीं है, उसको साफ करना, लगाना, थोड़ी देर ड्राई होने देना। उसके बाद जी। देखना कि गाड़ी जो हमारा इग्निशन ऑन होना चाहिए था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हुआ तो सीधा वो पुश बटन चेंज कर देना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। इसकी वायरिंग पर कौन कौन सी तार आते हैं, करंट कितने आती हैं? 12 वोल्ट माइनस। देखिए, यही बात है कि आपको हर एक गाड़ी पे अलग अलग आते हैं, ठीक है। जी अब आपका जो पुश बटन है उसको पावर चाहिए होता है ताकि वो चालू हो सके, ठीक है। जी ग्राउंड भी चाहिए होता है, जी इग्निशन भी चाहिए होता है, ठीक है। जी इग्निशन का वायर आउटपुट होता है बेसिकली, ठीक है ना। जी उसके बाद में कैन हाई कैन लो, जी जी, कैन आई इसमें भी आता है, कैन आई कैन लो। कैन हाई कैन लो इसमें आएगा। अच्छा अच्छा। महिंद्रा की कौन सी गाड़ी बोला आपने? एक्सयूवी 500। एक्सयूवी 500 W8? जी हाँ, उसके अंदर है ना कैन हाई कैन लो, मतलब ये मैनुअल चाबी नहीं है ना, पीके ही है उसके अंदर, पैसिव जी कीलेस एंट्री है ना। जी। हाँ, एक बार देखिए उसको, ठीक है ना भाई। ओके जी, ओके। एमडी अफजल आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। एमडी अफजल।
हेलो। यस, बोलो भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई, बोलिए। सर मैं एक गाड़ी में फंसा था, हुंडई i10 था। हम्म। उसमें से ईसीएम कम्युनिकेट नहीं हो रहा था, जो कि उसका सर हमने देखा तो क्या चैन लाइन भी सही था। और ईसीयू जब खोल कर देखा तो उसका पावर आईसी जो रहता उसका पिन कुछ लूज था। तो वो तो हम और लोग ऐसे का पिन लूज कैसे होगा भाई? इंटीग्रेटेड वो सरफेस माउंटेड है, वो लूज थोड़ी होता है उसमें। नहीं, ऑलरेडी वो ईसीएम रिपेयर था। रिपेयर था, ओके, हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जी। वो कम्युनिकेट नहीं हो रहा था, और जब हमने किसी और प्रोफेशनल मिस्त्री से जब संपर्क किया तो वो ईसीएम और स्मार्ट्रा और उसका सर जो हम्म। की होता है वो मांगा। शेयरिंग में एक की लगा हुआ रहता है लॉक के लिए, तो वो मांगा। वो कह रहा था कि जैसे इसका ये हो गया है, लॉक हो गया सिस्टम। लॉक कैसे होगा? अगर आपका ईसीएम के अंदर पावर आईसी की प्रॉब्लम है तो वो कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है ना, तो जी गाड़ी कैसे चालू होगी? तो उससे लॉक होने वाला क्या फंडा है? सर, यही पूछना बेसिकली मैं था। आपको बताता हूँ वो क्या करते हैं, आपसे क्यों मांगा मालूम है उन्होंने? उनसे अगर ईसीएम रिपेयर नहीं हुआ ना तो वो दूसरा ईसीएम लेंगे, और जो आपसे किट मंगवाई है उसको टेबल पे उसको कोडिंग करके आपको दे देंगे, बोलेंगे आपका ईसीएम रिपेयर हो गया, और उसके पैसे लेंगे। ठीक है, वो इसलिए उन्होंने मंगाया। और सर ये कोर्स जो 6 मंथ तक की है, ये संडे तक ही रहेगी? हाँ, संडे शाम तक 11:59 रात तक। टीम कांटेक्ट करेगी, एक बार आप उनसे बात कर लीजिए। ठीक है ना भाई? ठीक है। जी जी। मतलब ऑफर का फायदा बस इतना सही है कि आपको डबल टाइम मिल जाएगा ट्रेनिंग लेने के लिए, उसी कॉस्ट में। ठीक है। यस, रविंद्र प्रसाद जी बोलिए, आपका क्वेश्चन बोलिए। हेलो। हाँ। जी सर, मैंने इसका महिंद्रा का स्कॉर्पियो एस 3 में जी व्हीकल सेंसर जो गियर पे रहता है, जी। अ, वो उसका जो पॉजिटिव और 5 वोल्ट आ रहा था, और सिग्नल वाले पे भी 5 वोल्ट बता रहा था, और करेक्ट। ग्राउंड भी ओके बता रहा था। जी। और उसका स्पीडोमीटर नहीं चल रहा था, तो उसका सेंसर मैंने चेंज किया फिर भी नहीं चला। तो दूसरे किसी इलेक्ट्रिशियन के पास उन्होंने दिखाया फिर, तो वो बोल रहा था कि वो फ्यूज उसका उड़ा था। तो वो फ्यूज से होते हुए वहां तक वायरिंग आता है या ईसीएम से डायरेक्ट कनेक्ट होता है? पहले मुझे बताइए, ये दो वायर थे क्या उसके अंदर? 3 वायर थे सर। 3 वायर थे, क्या वोल्टेज आ रही थी? 5 वोल्टेज रेफरेंस। दूसरे पे 5 वोल्ट सिग्नल पे आ रहा था, और ग्राउंड 0। करेक्ट, ग्राउंड आ रहा था ना, जी। तो उसका फ्यूज से कुछ भी लेना देना नहीं है। वही सर, मैंने भी वो बोला कि इसमें डायरेक्ट होता ओडोमीटर है। को नहीं आ रहा होगा ना, वो ओडोमीटर जो आपका जो स्पीडोमीटर है ना, उसके जी। वायर की प्रॉब्लम होगी। अच्छा, उसके ओडोमीटर वाले वायर पे। हाँ, तो इसमें हो क्या रहा होगा मालूम है क्या? आपका कम्युनिकेशन जो है ना, आपका जी। फॉल्ट क्या बन रहा था गाड़ी के अंदर? फॉल्ट कुछ नहीं दिखा रहा था, पहले तो सिग्नल एरर दिखा रहा था। कॉप्टर वगैरह में क्लीन करके डाला तो फॉल्ट क्लियर हो गया, उसके बाद भी नहीं चल रहा था। हाँ, अब वो अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक चीज क्या कीजिए, नेक्स्ट टाइम सब लोग ध्यान में रखिएगा। जब गाड़ी में बैठे, जैसे ओडोमीटर जो है ना, आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिखाएगा। ठीक है। जी। तो सॉरी, स्पीडोमीटर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जाइए, स्कैनर के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जाइए या मीटर में जाइए, और अंदर जाके उसके अंदर है ना, आप ये देखिए कि आपका डेटा स्ट्रीम के अंदर स्पीड दिखा रहा है क्या। ठीक है। जी। और स्पीड अगर वहां पे दिखा दिया और आपको यहाँ पर नहीं दिखा रहा है ना, तो इसका मतलब आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की वायरिंग चेक करनी पड़ेगी। अच्छा सर, मैंने ऑटोमोटिव वाले कोर्स लिया है, हाँ तो जी, सर उसमें डाटा स्ट्रीम का वीडियो बनाए हैं, कैसे प्रॉपर ये डायग्नोस किया जाता है? बनाया बनाया, और आज जो है ना एक रिकॉर्डेड वीडियो आने वाली है, वो भी मैं उसमें डालूंगा। ठीक है। और जी। अभी अगले हफ्ते से उसमें क्या हो रहा है, मतलब यही क्लास में ना मैं हर एक सिस्टम, मतलब अभी मुझे रियलाइज हो रहा है, देखिए जब आप लोगों से बात करता हूँ ना, तो और भी मुझे ये पता चलता है कि और क्या जरूरत है आप लोगों को। तो उस केस में जी। मैंने क्या किया हूँ, अगले हफ्ते से जो है ना, हर एक सिस्टम का डेटा स्ट्रीम और एक्चुएशन टेस्ट कैसे पता लगाया जाए। मतलब कि जी। अगर आपने ईपीएस चेक करना है तो क्या क्या वैल्यू चेक करनी है, बीसीएम चेक करना है तो क्या क्या वैल्यू चेक करनी है, और हर सिस्टम को चेक करते हो क्या वैल्यू आपकी चेक होनी चाहिए,
वो उसके अंदर जो है ना, मैंने अगले हफ्ते से आपको वो रिकॉर्डेड वाली प्रैक्टिकल क्लास रहेगी रविंद्र जी, ठीक है ना? जी। तो वो और सर डीपीएफ और डीएफ वाले किस चैप्टर में है उसका वीडियो? है, मैं आपको ना क्लास, वैसे आज शाम को अपना क्लास रहेगा जैसे रहता है 7 से 9, तो मैं उस टाइम पे भी आपको जी बता दूंगा जी रविंद्र जी। जी। बीएफ बीएस ठीक। का कंप्लीट चैप्टर मैंने कवर किया हुआ है, करीब 7-8 घंटे की टोटल ट्रेनिंग है। तो आप मुझे शाम को वापस जी एक बार है ना मैसेज डालना चैट में, जब क्लास चालू होगी अपनी, तो वो जी। टाइम पे मैं आपको बता दूंगा रविंद्र जी, ठीक है ना? ओके सर। ओके, ठीक है सर। थैंक यू। ओके। यस, अरविंद कुमार, आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। यस, अरविंद जी बोलिए आपका क्वेश्चन। अरविंद कुमार, ठीक है। विक्रमजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह, दुर्गेश राजपूत, आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। मैं चैट में भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो भी ले लूंगा। दुर्गेश राजपूत, ओके। तो राजू, आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हेलो। राजू, आपका क्वेश्चन पूछिए। जी सर, मुझे पूछना था ये कोर्स के बारे में। जी ये जो आपने कोर्स का बताया कि ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस, ये जो आपका 3 मंथ का कोर्स है और ये जो अभी ऑफर दे रहे 6 मंथ का, मतलब मेरे को ये जानना है कि ये 3 मंथ में अगर मैं 6 मंथ का ले रहा हूँ और 6 मंथ का ये पूरा कोर्स मैं आपका देख ले रहा हूँ, उसके बाद में मेरे को इसमें मिसिंग 6 मंथ के बाद में मिसिंग क्या होगा? देखिए, जो डिफरेंस है ना सर, क्या हुआ, जब हमने ये कोर्स शुरू किया था तो हमने 3 मंथ्स की वैलिडिटी पे कोर्स शुरू किया था। तो जो जी बेसिक होता है ना, मतलब कि फंडामेंटली जो स्ट्रांग आपको बनना होता है, वो थ्री जी मंथ्स में कवर हो जाता है, ठीक है? तो जी जी उसके बाद में क्या हुआ, जैसे कि वायरिंग कैसे रिपेयर करना है, आपके कंट्रोल यूनिट डायग्नोस कैसे करने हैं, स्कैनर का, ये 3 मंथ्स में कवर हो जाता है। लेकिन जब बात नए नए सिस्टम्स की, केस स्टडीज की, नई प्रॉब्लम्स की आती है, हर एक कंट्रोल यूनिट ब्रांड, तो हमें ये फील हुआ कि भाई ये अगर हम कंटिन्यूएशन में रखते हैं तो टेक्नीशियंस को रेगुलर नए नए अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने पिछले साल हमने मारुति का कंप्लीट एएमटी का डायग्नोसिस पूरा क्लियर किया था। अब हमको पता चला पिछले 6-7 महीनों से कि भाई महिंद्रा के एएमटी में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने उसकी पूरी एएमटी का डायग्नोसिस जो है वो पूरा कवर किया। करेक्ट? तो क्या है, अपनी फील्ड ऐसी है कि इसमें रेगुलर नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। तो वो कैसा है कि 3 मंथ्स की जगह पे 3 मंथ्स आपका ट्रायल के लिए होता है कि भाई आप पूरा ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपको अगर सही लगता है ना तो आप लाइफ टाइम के लिए भी अपडेट कर सकते हो, वो भी अपने उसमें वैलिडिटी है। लेकिन 3 महीने की जगह हम लोग 6 महीने का ऑफर अभी इसलिए दे रहे हैं कि आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है, आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप एक प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद आपकी, अगर आपकी सेल्फ लर्निंग अच्छी है ना, तो आप खुद कंटिन्यू कर सकते हो, आपको हमारी जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं सर, वो मेरे को ये जानना है कि जैसे कि 3 मंथ का कोर्स है वो मैं ले रहा हूँ, उसके बाद में मेरे को वो 3 मंथ के बाद में आप कुछ उसमें ऐप में क्लोज कर देंगे जो अपडेटेड नहीं मिल, मुझे जो अपडेट आप बनाते हैं अभी वो अपडेट नहीं मिल पाएंगे, यही ना? नहीं, ये आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जी आपका जो कंटेंट है वो भी बंद हो जाएगा। मतलब जो जो आपने ट्रेनिंग ली है ना, जो वीडियो लेक्चर्स लिए, लाइव क्लासेस ली है, अभी क्या होता है, जी। जो लाइव क्लास है वो भी आपके 6 मंथ तक हर क्लास आपको ऑटोमेटिकली 2 घंटे में अपलोड हो जाती है, लाइव क्लास भी। प्लस अच्छा 150 वीडियो लेक्चर्स उसमें आप लोगों को मिलते हैं। प्लस जो नए रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम लोग बनाते हैं जो प्रैक्टिकल पे होता है वो आप लोगों को मिलते हैं। और ये 6 महीने तक आपकी, आप मल्टीपल टाइम्स उसको ये देख सकते हो। एक बार आपकी वैलिडिटी खत्म होती है तो ये पूरा कंटेंट भी खत्म हो जाता है आपका, पूरा कंटेंट बोले तो जो फाइलें रहती है आप उसको इसमें और एक्सेस नहीं कर पाएंगे बस। अच्छा अच्छा एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये कह रहे हैं ना आप? जी 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 तो ये जो कोर्स ले रहा हूँ मैं 8,934 का, और ये जो सारे कंटेंट अभी है उसमें, जी, वो सारा 3 महीने तक ही, अभी जो ऑफर है आपका 6 महीने तक यूज कर पाऊंगा, पूरी उसके तरीके से। बाद कंटेंट को नहीं देख सकता मैं?
नहीं 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 सर, उसके लिए क्या है, फिर आप लाइफ टाइम के लिए अगर अपडेट कराएंगे ना, तो उसमें जी। हमारा ऑफर क्या होता है कि लाइफ टाइम की जो हमारी फीस है उसमें से ये फीस आपकी माइनस कर दी जाती है। अच्छा अच्छा, तो हाँ, लाइफ टाइम की क्या है सर? लाइफ टाइम की हमारी फीस 27,000 रुपये के आसपास है। मैं 1 मिनट दिखाई देता हूँ आपको, 1 मिनट दीजिए मुझे। वही चीज है ना, वो अभी क्या कि 3 मंथ के बाद में वो सारे तो माइंड में रहेंगे नहीं मेरे। नहीं, अब आपका इतने। एकदम करेक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। और यही वजह से देखिए मल्टीपल, अब क्या होता है देखिए, मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको कि क्योंकि हम कंटिन्यू लाइव चला रहे हैं, हम ऐसे नहीं कर रहे कि आपको सिर्फ वीडियो दे दे रहे हैं, ठीक है। जी। 1.5 साल से कंटिन्यू ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। बराबर है। तो इसकी वजह से देखिए 6 ईयर से 26,000 है, इसमें से ये 8,499 आपका माइनस हो जाता है। मतलब ये हम दोबारा आपसे नहीं लेंगे, ऐसी बात है। अच्छा, ये तो अगर लाइफ टाइम ले लेते तो ये 8,000 समथिंग माइनस हो जाएगा, तो हमारा 18,000 समथिंग आएगा, हाँ जी, हाँ जी। है तो ना? वो जो बेनिफिट है इसमें फायदा क्या है देखिए, अभी मैक्सिमम लोगों ने हमारा अपडेट किया ही है। जितने भी लोग अभी हमारी क्लास ले रहे हैं ना, उसमें से जी। मैक्सिमम लोगों ने हमारा अपडेट किया है। क्योंकि उसका रीजन क्या है कि एक तो इफेक्टिवनेस भी होता है किसी चीज का, सही बात है ना, मतलब मेरे बोलने की बात नहीं है। हम 3 मंथ्स का अप्रोच क्यों रखते हैं कि आदमी, कोई भी पर्सन एक साथ बहुत सारे पैसे नहीं लगाए, सही बात है ना। बात बात सही है सर। बट हम्म, मेरा मेरा ये कहना है ना कि अगर मैं ये 3 मंथ या 6 मंथ का ले रहा हूँ और मैं जी इतना देखा, अब इंसान ही है लोग, अब उसको क्या कि हर वक्त तो याद नहीं रहेगा, और आप कंटेंट क्लोज तो करेंगे, आपका जो आपका प्रोटोकॉल है वो तो जी आप क्लोज करेंगे ही। तो जी। उसमें क्लोज करेंगे तो फिर क्या वो कंटेंट को मैं दोबारा नहीं देख पाऊंगा, तो फिर काम रुक जाएगा, ऐसा है। हाँ, इसी अब वजह से देखिए, अब कैसे अगर आप फीस देखेंगे हमारी, इसीलिए हम लोग क्या वैल्यू प्रोपोजिशन पे जाते हैं देखिए। जी। मेरा, हम लोग फीस ऐसी रखते हैं कि शुरुआत में इतनी फीस हो कि अगर हमारी ट्रेनिंग से आपको फायदा हुआ तो 1 2 गाड़ी 4 5 गाड़ी में आपकी फीस निकल जाए, सही बात है ना। लेकिन जी जब हम बिल्कुल। कमिटमेंट करते हैं कंटिन्यूएशन की, तो ये कंटिन्यूएशन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जो क्लास आपने ली थी वही आपकी लाइफ टाइम है, आप जब चाहे देख सकते हैं, नहीं। उसमें रेगुलर अपडेट्स भी आ रहे हैं, वीडियो लेक्चर भी आ रहे हैं, और लाइव भी हम लोग आते हैं। ठीक है। तो वजह से उसकी फीस जो है वो हमारी 26,000 रुपीज होती है। अगर आप वो चाहें तो वो भी डायरेक्टली ले सकते हैं, ऐसी हाँ, बात नहीं नहीं, ये आपका एकदम सही लगा, क्योंकि 8,000 कुछ का मैं अभी ले रहा हूँ और उसको आप माइनस कर रहे हैं लाइफ टाइम वाले में, तो ये है। इजी है, बहुत अच्छी चीज़ है। और प्लस क्या है कि अगर ऑफलाइन में करना चाह रहा हूँ आपके पास में, तो जी, ऑफलाइन का क्या फी होगी आपके पास? तो ऑफलाइन में सर क्या कीजिए, अगर आपको ऑफलाइन में करना है ना, तो यहाँ पे आप लाइफ टाइम का मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जी। आप 3 मंथ्स या फिर जो अभी ऑफर है 6 मंथ्स का, वो पेमेंट कीजिए, ठीक है। जी। और आप जब तक आप आए यहाँ पर आना चाहेंगे, उस पे वो जो फीस है आपकी माइनस हो जाती है हाँ, हमारी। वो आपके बात हुई थी हमारी, वो जी, बताए थे कि तो मिस हो जाएगी। ऑफलाइन में जो हमारी ट्रेनिंग है ना, ऑफलाइन में जी। हमारी ट्रेनिंग की फीस है 65,000 रुपीज, 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है। ये 1 मंथ की है? हाँ जी। अच्छा, ये 65,000। हाँ, उसमें क्या प्रैक्टिकल बेस, उसके अंदर पूरा हमारा पैकेज होता है, जिसके अंदर आपका हॉस्टल से लेकर सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, आपकी यूनिफॉर्म, सर्टिफिकेशन, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। सिर्फ रात का डिनर आपको करना होता है। ऑनलाइन में सर्टिफिकेशन है आपके पास? इसमें भी सर्टिफिकेट मिलता है ना आपको, कंप्लीशन पे सर्टिफिकेट मिलता है, ओके। और सेम ही सर्टिफिकेट होता है। देखिए, ये जो ऑनलाइन में दो वजह से हमने शुरू किया कि एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जो वो बहुत हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक बराबर है। है। दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना काम छोड़ के नहीं आ सकते। बिल्कुल। तो इस मकसद से ऑनलाइन में चालू किया है। और अच्छी बात ये है कि हमारा रिटेंशन रेट भी बहुत अच्छा है, मतलब जिन्होंने 3 मंथ्स की ट्रेनिंग ली है उसमें से 80% से ज्यादा लोगों ने लाइफ टाइम में इनरोल किया, क्योंकि वैल्यू प्रोपोजिशन हमने बढ़िया रखा है इसके अंदर, वो बात। नहीं, वो लाइफ टाइम ही बेस्ट है, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि लाइफ टाइम ही बेस्ट है, इसलिए कि वो सारे कंटेंट हमारे पास में अगर होंगे तो मैं कभी भी देख सकता हूँ उसको, कभी भी सॉल्व कर सकता हूँ कार की प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमें, क्या कि ये मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि आप 6 महीने और 3 महीने के बाद में कंटेंट अभी क्लियर हो गया, जी कंटेंट आप कर देंगे, ये कंफर्म हो गया मैं कि आप 3 महीने या 6 महीने के कोर्स ले रहे हो, उसके बाद कंटेंट क्लोज हो जाएगी, जी जी बिल्कुल। कोर्स कोई वो काम नहीं रहेगा वो, ऐसा जी जी वो जी आपको करना पड़ेगा। जी। बिल्कुल सही है, ये क्लियर हो गया। तो ओके। मैं ऑफलाइन के लिए मैं ट्राई करूंगा, तो ये अभी तो ऑनलाइन में ले लूंगा, ऑनलाइन ले लूंगा, उसके बाद में ऑफलाइन में ये माइनस हो जाएगा हमारा जो भी हाँ फीस है। जी, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। और आपको रिसीप्ट एक्चुअली भी मिल जाएगी तुरंत उसकी। रीजन ये है कि हमारे पास में आप जो प्रैक्टिकली ईसीएम रिपेयरिंग सिखा रहे हैं वहाँ पे, जी तो वो सारे tools मेरे पास है नहीं, हाँ। तो वो आपके पास अवेलेबल होगी तो हमारे सीखने में आराम होगी। मतलब आप कंट्रोल यूनिट बोल रहे हैं, क्या सर? मतलब आप कंट्रोल यूनिट बोल रहे हैं, अवेलेबिलिटी।
हाँ, नहीं नहीं, वो आपके पास जो कंट्रोल यूनिट नहीं है, वो जैसे सोल्डरिंग और ये सब जो सब कुछ पूरा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको एक बेंच मिलती है, उसके ऊपर सारे टूल्स मिलेंगे आपको, आपके सारे पेन। हम लोग तो बहुत मतलब डिटेल में, देखिए क्या है कि हम लोग है ना, कोशिश ये करते हैं जब कोई अपना काम छोड़ के हमारे पास आ रहा है तो उसको जी बाकी चीजें नहीं, तो हम तो पेन पेंसिल बुक नोटबुक से लेकर आपके शोल्डरिंग डी शोल्डरिंग आयन, क्या टूल यूज होंगे, कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी, उतनी जगह आपको ये डेडिकेटेड मिलती है, सारे सेपरेट टूल मिलते हैं। कंट्रोल यूनिट हमारे पास भर भर के होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। हम प्रॉब्लम वाली रिपेयरिंग, हमारा जो एक्चुअली में मैं आपको बताता हूँ, हमारा ऑफलाइन में सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है। उसका बिल्कुल रीजन ये है कि हम एक्चुअल वर्किंग इन्वायरमेंट आपको दे रहे होते हैं, जिससे यहाँ से बिल्कुल जाने के बाद आप तुरंत काम चालू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपको पूरा डिटेल यहाँ पे कवर होता है सर। तो मैं ऑनलाइन के ऑफलाइन के लिए आऊँगा आपके पास में। जी और सर मैं आपका ये कॉन्टैक्ट नंबर, आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि मैं अभी एक स्कैनर लेने वाला हूँ, तो जी। उसके बारे में सजेशन चाहिए था मुझे। नहीं बिल्कुल, आप एक काम मेरा एक्चुअली में, अगर आप ऑनलाइन में इनरोल करने ही वाले हो ना, तो वहाँ पे हमारा एक पर्सनल मेंबर्स का ग्रुप होता है, उसमें मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ व्हाट्सएप में। आप मुझे ओके जब चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो ओके बात। ओके, ठीक है फिर ना? मैं क्लास लेके फिर मैं आपसे कॉन्टैक्ट हूँ। जी थैंक यू जी सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। यस मोइन, आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। मोइन। हेलो, यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मोइन भाई बोलिए। ये मैं कतर से हो रहा हूँ। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था। जी मैं एक्चुअली एयरपोर्ट में काम करता हूँ, तो हमारे पास कुछ ऑडिस है 2023 की। इसमें ओके। ना मैं इसमें फेसिंग कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जैसे बैटरी की नोक, बैटरी है ना, सॉरी की नोक की बैटरी, अगर हम ऑडी से लेते हैं तो इसकी लाइफ अच्छी होती है। अगर वो सेम पार्ट हम लोग ओईएम पार्ट डालते हैं तो इसकी लाइफ कम हो जाती है। ऐसा क्यों? कौन सी बैटरी बोल रहे हो आप, चाबी की? चाबी की जी, की हाँ नोक तो स्मार्ट की। ओके, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि ये जो जी चाबी की आप बैटरी ले रहे हैं ना, ये जी। आप कंपनी की ले रहे हैं, लाइफ ज्यादा है, बाहर से डाल रहे हैं लाइफ कम है। उसका रीजन बताता हूँ। जब आप बाहर से डाल रहे होते हो तो आप कंपनी नहीं देखते हो कौन सी कंपनी का ले रहे हो। नहीं तो नहीं, सेम। एक्चुअली जी। सेम कंपनी, सेम ब्रांड। फिलिप्स की। हाँ, हाँ जी, सेम ब्रांड सेम, बस इतना कि मैं ऑडी का ही, ऑडी का ही मैं आपको बताता हूँ, वो जो ये जो की होती है ना, उसको बटन सेल बोलते हैं हम लोग, सही बात है। जी वो जो बटन सेल होता है ना, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, 2025, 2017, 2018। जी जी उसमें जी जी सोनी जी। की लीजिए आप, सोनी की भी आती है। सोनी सोनी की की, लीजिए, अच्छा आपकी बहुत लंबी चलेगी। और ये आपको अच्छा कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये आपको जो है ना, घड़ी रिपेयर करने वाले आदमी के पास मिलेगी, ओरिजिनल। अच्छा 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 अच्छा। 100-150 रुपए ओके। की आएगी, वो बहुत लंबी जी चलेगी। जी। नहीं, एक्चुअली मैं क्या कतर में जॉब करता हूँ, एयरपोर्ट पे। अच्छा। तो इधर के मार्केट के हिसाब से मैं देखता हूँ, तो एक्चुअली हमारे पास बहुत इश्यूज आते हैं। तो इस हाँ हिसाब से ज्यादा फेसिंग क्या। और सेकंड इशू है, टोयोटा की गाड़ी मोस्ट ऑफ लाइक 2012 से लेकर 16 तक बैटरी वायर निकालने का बट है ना, मिसिंग बहुत करते हैं। तो नॉर्मली किसी ने बताया टोटल बॉडी क्लीन करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, और हो नहीं भी रहा है। नहीं ऐसे नहीं नहीं क्यों? नहीं, उसको उसको ना आप थ्रॉटल को लर्निंग कीजिए, टोयोटा में कॉमन है। आप बैटरी वायर हाँ, निकालेंगे, थ्रॉटल का लर्निंग गायब हो जाता है, थ्रॉटल लर्न कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, लेकिन टोटल बॉडी क्लीन करने के बाद भी सॉल्व हो जाता है इश्यू? नहीं, वो ये एक्चुअली में जब आप थ्रॉटल बॉडी क्लीन करते हो ना, उसके लिए आप थ्रॉटल बाहर निकालते हो, राइट? और नहीं, उसका जो सॉकेट है वो आपको डिस्कनेक्ट करना होता है, तो वो उसमें जी रीसेट हो जाता है। आप लर्निंग करोगे तो कस्टमर को ज्यादा फायदा होगा, इंस्टेड ऑफ अच्छा, क्लीनिंग से। मतलब हर बार अगर गंदी होगी नहीं तो क्लीन करने की क्या जरूरत है, वो भी तो बात है ना। सही 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 तो बात है। लर्निंग पे और आपका काम हो जाएगा। बैटरी जब आप डिस्कनेक्ट करते हो टोयोटा की गाड़ियों में, खास करके गर्ल्स जी। में यूज, टोयोटा, फोर्ड और शेवरोले, तो उसमें जो और थ्रॉटल की लर्निंग होती है ना, जो एएफआर जी लर्निंग जो ईसीयू के पास होती है, वो जी डिस्टर्ब हो जाती है। आप उसको लर्न कर दोगे, गाड़ी चालू रह के 5-7 मिनट लगते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जी, अच्छा अच्छा, जी ओके। और एक क्वेश्चन था, निशान सनी थी, उसका भी ना मैं रीलर्निंग कर रहा था। एक्चुअली टोटल बॉडी क्लीन करने का पता ना, मिसिंग बहुत हो रही थी। तो मैंने क्लीन भी किया, रीप्रोग्राम भी किया, इवन मेरे पास एटुल का स्कैन टूल इससे किया तो भी हुआ है, लेकिन वहाँ पर मिसिंग चालू हो जाती है। और सेल्फ लर्निंग भी मैंने ट्राई किया, जैसे कि जैसे एक्सीलेटर टेम्परेचर पे लगाए लेके जाओ, चाबी ऑन ऑफ करो, 3 सेकंड का कुछ प्रोसेस है, उसके थ्रू भी किया, मैं सक्सेस हुआ है, लेकिन 30 मिनट के बाद वापस से सेम इशू, और रीलर्निंग नहीं कर पा रहा हूँ।
नहीं, मैं आपकी जरा बीच में एक्चुअली आवाज गायब हो रही है मोइन भाई। जहां तक मैं सुना हूँ कि निशान है आपके पास में सनी, और उसमें जी मिसिंग है, थ्रॉटल लर्निंग से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, बरोबर है ना? जी जी। ओके। प्रॉब्लम क्यों आई गाड़ी के अंदर, कैसे आई? एक्चुअली प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हम लोग ने स्पार्क प्लग चेंज किया। नॉर्मली कैसे टोटल बॉडी क्लीन काले ब्लैक हो जाते हैं ना, तो हम्म। नॉर्मली हम लोग क्लीन कर लेते हैं एक टोटल प्रोसेस के तौर पे। तो उसके बाद इश्यू आना स्टार्ट हो गया, तो हमने नया भी डाले जबकि, तो सेम इश्यू स्टेबल था। एक काम कीजिए, गाड़ी को जो है ना थोड़ा सा रन जी कीजिए, ठीक है? जी जी। एक सेम स्पीड पे। ओके। आप तो एयरपोर्ट पे काम करते हो, तो आपको थोड़ा बहुत तो रनवे मिल ही जाता होगा गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है? नहीं नहीं, हम लोग जी 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 तो जी। एक स्पीड पे कांस्टेंट आरपीएम पे 2500 आरपीएम पे थोड़ी देर चलाइए। अगर ओके। सिर्फ क्लीनिंग के बाद ये प्रॉब्लम आई है ना, तो मेरे ख्याल हाँ से अगर 15 मिनट भी गाड़ी चल ली या 10 मिनट भी गाड़ी चल ली कॉमन एक स्पीड पे, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ। ओके 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 ओके। ठीक है ना? अच्छा कई बार ठीक क्या है। होता है, देखिए आपकी जो है ना शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम पॉसिबल हो नहीं पाता है, तो हम लोग लॉन्ग टर्म पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? हाँ ओके तो ओके। वो एक बस आपको कांस्टेंट आरपीएम रखना है, मतलब 2500 आरपीएम पे चलाओ, और मेरे ख्याल से ओके इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम ओके। आप उससे कभी बात करें तो मुझे बताना हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है जी ना? जी जी, जरूर जरूर जरूर। ठीक है, ओके। शुक्रिया पता, थैंक यू वेरी मच। ओके, एमडी एमडी अफजल बताइए। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है और बहुत सारे लोगों ने चैट में भी क्वेश्चन डाला है। तो मैं सभी दोस्तों को एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास में लिमिटेड टाइम होता है ये क्लास चलाने के लिए, क्योंकि इसके बाद में मेरी दूसरी क्लास भी चलती है। तो अगर आपके किसी के क्वेश्चन में नहीं ले पाऊँ तो मैं आप लोगों से एडवांस में माफी मांगना चाहता हूँ। ठीक है? यस, एमडी अफजल आपका क्वेश्चन पूछिए। नो सर, मेरा क्वेश्चन हो गया। नहीं है क्वेश्चन? ओके, कोई बात नहीं। मुन्ना कुमार आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। मुन्ना कुमार। ओके। हेलो। यस, बोलिए 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 भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हेलो। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं सर कि बोलेरो पिकअप है, हम्म। उसमें मोबिलाइजर D12 लगा हुआ है। बी अब B12 नहीं मिल रहा है, B16-17 मिल रहा है चाबी लर्निंग के साथ। तो उसका प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है सर। तो वो जो नहीं मिल रहा है, जो जो मिलना चाहिए वो लगाइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए, अब एक चीज याद रखिए, हर चीज बाईपास नहीं की जा सकती भाई। और यूट्यूब पे कोई अगर वीडियो वगैरह डाल भी देता है ना, वो फेक वीडियो होती है, वो सब मत देखिए। ठीक है? अगर D12 है तो 12 ही लगाना पड़ेगा, तो आप कस्टमर के साथ में इंसाफ करोगे। अगर आप कुछ बाईपास या तिकड़मबाजी करके लगा दोगे तो आप उसके साथ भी नाइंसाफी करोगे और अपने साथ भी कंपनी नाइंसाफी। सर बोल रहा है लोग कि यही पार्ट नंबर का लगेगा उसमें लॉक सेट। यस यस यस, वही लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा। यस सर। वो बात है, ठीक है ना भाई? ओके। यस, विक्रमजीत सिंह आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। विक्रमजीत सिंह। हाँ जी सर, क्या हाल है? बस बस बढ़िया, आप बताइए क्या हाल है सर? सर मैं थोड़ा हिंदी कम बोलूंगा और पंजाबी ज्यादा, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। आप समझ जाओगे ना पंजाबी आज। हाँ जी हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं सर। सर आपकी जो ट्रेनिंग है मेरे को बहुत बढ़िया लगी, अच्छा लगा मेरे को। मैंने दो तीन और भी लोगों से बात की, लेकिन मेरे को वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपकी ट्रेनिंग मेरे को अच्छी लगी, तो मैं इसको ज्वाइन करने वाला हूँ। बहुत शुक्रिया सर। और मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि आप हाइब्रिड अल्टरनेटर पे भी काम करते हो क्या? हाइब्रिड मतलब ये आप आईएसजी की बात कर रहे हैं? इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर, सर जो आईएसजी। जी जी जी, जो उस पे भी काम करते हो आप? उसकी थियरी हमने कवर की है सर, उसका प्रैक्टिकल भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली गाड़ी के ऊपर, जो अपने आप ये इसकी बात कर रहे हैं ना, जो अपने मारुति में और इसमें आ रही है जी हाइब्रिड में, करेक्ट? तो जी उसकी क्या है, प्रैक्टिकल की जो है ना वो तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि एक व्हीकल हम लोग कोशिश कर रहे हैं जिसमें व्हीकल मिल जाए जिसका एक्चुअल वर्किंग कंडीशन और उसकी रिपेयर हम लोग सिखा पाए। तो वो भी हम लोग ओके मतलब अब समझ लीजिए, मेरा ये अक्टूबर में जो है ना
वो पूरी क्लास जो है वो बन जाएगी। क्योंकि ओके ओके विक्रम जी हम लोग कैसे काम करते हैं, जैसे भी आपने एक इनपुट दिया आईएसजी के बारे में, तो ऐसे बहुत सारे टेक्नीशियन ने इनपुट दिया कि सर आईएसजी के ऊपर भी हमको क्लैरिटी दीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कितनी गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है आईएसजी को लेके, उसमें कौन सी कंपनी का आईएसजी लगा हुआ है, उसके कंपोनेंट क्या है, पार्ट क्या है। फिर हम उनको अपने पास में खोलते हैं, हमारे जो जितने मित्र हैं और जितने मेंबर हैं उनसे बात करते हैं, हर आने वाली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके रिसर्च करके उसकी कंप्लीट ट्रेनिंग बना के आप लोगों तक लेकर आते हैं। तो ओके सर। सर ये सर, तरीके अगर ICM का काम मैं सीखता हूँ तो उसके कंपोनेंट वगैरह आपसे मिल जाएंगे ना, जो आईसी वगैरह होती है तो? वो तो सारी मिल जाती है, क्योंकि उसका रीजन कैसा है, आप अगर आज दिल्ली की मार्केट ले लो, मुंबई की मार्केट ले लो, सूरत की मार्केट या फिर जलंधर की मार्केट ले लो, सब सारे पार्ट्स आपको अवेलेबल है आईएसजी के, वो आपको कोई फिक्र वाली बात नहीं है। ओके ओके सर, मैं यहाँ पे ना चाबी का भी काम करता हूँ और ईसीएम का काम थोड़ा बहुत करता हूँ, लेकिन काफी नहीं करता क्योंकि वर्कशॉप है मेरी कंप्लीट। अच्छा अच्छा। तो इसी वजह से मैंने ईसीएम में पूरा परफेक्ट होना है, इसीलिए मैंने आपका कोर्स ज्वाइन करना हो तो मेरे लिए बढ़िया होगा ना ये? ईसीएम के लिए ट्रेनिंग आपने करनी है? जी जी। ईसीएम के लिए तो आप 100% कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। ईसीएम में हमने क्या किया है, एकदम डिटेल में गए हैं, ठीक है। पावर शेयरिंग मॉड्यूल बीसीएम हो गया, इसमें मेरे को थोड़ा परफेक्ट चाहिए। तो वो अपना कंट्रोल यूनिट प्रोग्रामिंग की, मतलब कंट्रोल यूनिट ट्रेनिंग एंड प्रोग्रामिंग की हमारी कंप्लीट ट्रेनिंग होती है, तो वो आप ओके। डेफिनेटली कर सकते हैं। मेरी टीम आपको एक बार कांटेक्ट कर लेगी फीडबैक के लिए भी, आप उनको बताइए, वो डेफिनेटली इसके ऊपर आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है ना। हाँ सर, रिक्वेस्ट एक बार मेरे से बात कर ले तो फिर मैं आपका कोर्स ज्वाइन करने वाला हूँ आजकल में। जी 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 जी, कोई दिक्कत नहीं ओके सर, सर। थैंक यू ओके, सर, थैंक थैंक यू थैंक यू जी। संजय जी आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। संजय परदेशी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस संजय जी बोलिए। सर वो BMW 5 सीरीज बहुत सता रही सर मुझे, इसलिए मैंने क्या हुआ? उसका क्या? गियर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया उसका, मतलब स्कैन करके हो गया है, लेकिन अभी उसमें एक कोड है हम्म CF1701 हम्म सिग्नल गियर सिलेक्टर स्विच स्टेटस टोटल कम्युनिकेशन फेल्यूर इनवैलिड ट्रांसमीटर परमनन। ओके, अपना जो शिफ्टर है ना उसकी वायरिंग हाँ। चेक कीजिए, वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। अब आपका जो प्रॉब्लम है ना, मेगाट्रॉनिक का कुछ नहीं आ रहा, रीड हो रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है, गियर तो गिर रहे हैं उसके, अपन जब डी में डालते हैं तो गाड़ी सिर्फ रेस हो रही है, चल रही सिर्फ 10 के स्पीड से, और उसका स्पीडोमीटर भी बंद है। उसका लेफ्ट साइड का जो ब्रेक के अंदर स्विच आता है ना, उसकी वायर कट थी, वो हम्म वायर हम लोगों ने शॉर्ट की है, फिर भी वो नहीं जा रहा है उसका बोल्ट। चलिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ। आप क्या कीजिए, स्कैनर के अंदर जाइए, ठीक है। हाँ। स्कैनर में जाके गाड़ी चालू कीजिए। गाड़ी हम्म, चालू करने के बाद में डेटा स्ट्रीम में जाइए, डेटा स्ट्रीम में जाके आप गियर शिफ्टिंग देखिए। जब आप शिफ्टर घुमा रहे हो, डी में आप हाँ जब डाल रहे हो, ठीक है, हाँ। तो डी में डालने के बाद में देखिए कि वो डी में गया कि नहीं गया, यानी फर्स्ट गियर में गया कि नहीं गया। गाड़ी जब आप ड्राइव कर रहे हो, आरपीएम बढ़ा रहे हो, तो देखो गियर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। बराबर। फिर आपका शिफ्टर पी से एन पे आ रहा है, डी से एन पे, एन से पी पे, आर पे, ये शिफ्टर को देखिए, क्योंकि जो फॉल्ट आपने मुझे बताया उसके हिसाब से प्रॉब्लम शिफ्टर की है, मेगाट्रॉनिक की नहीं। एक चीज समझाता हूँ, अगर आपकी मेगाट्रॉनिक की प्रॉब्लम होती है, गाड़ी आपकी चलेगी नहीं, ठीक है। बराबर। गाड़ी आपकी चल रही है, गियर आपके शिफ्ट हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो डी में जा रहा है, लेकिन डी में परफेक्टली जा रहा है या नहीं जा रहा है, पता लगा हम डी में डाल रहे हैं और वो स्लिप होकर आर में चले जा रहा है, या फिर वो बराबर। एन में चले, हमको वो नहीं पता चल रहा है, सही बात है ना। तो बराबर। वो डेटा स्ट्रीमिंग में आप एक बार चेक कर लीजिए कि शिफ्टिंग कितने लेवल पे हो रही है, करेक्ट। ठीक है। और उसका शिफ्टर का जो है ना मॉड्यूल देखिए। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, आपको डैशबोर्ड पे ना शिफ्टिंग नहीं दिखाई दे रही होगी। दिखाई दे रही है सर। जब आप ये लीवर दबाते हो तो शिफ्ट दिखाई देता हाँ, है, DRPN सब दिखाई दे रहा है उसके अंदर। तो फिर ये कम्युनिकेशन एरर क्यों दे रहा है? बताओ, गाड़ी सर सिर्फ 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 ऐप का रेस जो हो रही है चैट है गाड़ी। ना, अपना ऐप का जो चैट बॉक्स है ना, उसमें उसकी हाँ। रिपोर्ट आप डाल देना, ठीक है। ठीक है सर, चल। और और सर इनको अभी क्लास होगा ना, वो आज हाँ अपना क्यूए नहीं होने वाला है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, तो उसमें मैं आपको इसके ऊपर अपन फिर और डिस्कशन कर लेते हैं। सर, स्पीडोमीटर भी बंद है उसका, तो वो जो ब्रेक के अंदर का जो स्विच है उसकी वायर कट थी, उसकी वजह से बंद है क्या? नहीं, ब्रेक के वायर कट थी तो वो आपने बना दी? हाँ, बना दी हो। नहीं, वो अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है ना,
तो एक काम करो, हेल्थ रिपोर्ट निकालो पूरा। ठीक है सर, चलेगा। अपने को ये पता चले कि मीटर भी कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शिफ्टर कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पता चल जाए अपने को। ठीक है सर, निकालता हूँ मैं और शाम को आपको बोलता हूँ। हाँ, मुझे याद से लेकिन उसमें भेज देना, चैट के अंदर पीडीएफ अपलोड कर देना ताकि मैं वो एक्सेस कर लूँ। ठीक है ना संजय? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। यस यस। हनीफ पटेल, आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हनीफ पटेल। ओके। फरीद शेख, आपको क्वेश्चन पूछिए प्लीज। फरीद शेख। ठीक है, हनीफ पटेल आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हनीफ पटेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। सर मेरे पास एक होंडा क्रेटा आया था, एडब्लू हाँ वाला। हाँ। उसमें प्रॉब्लम सर, उसमें नीचे नॉक सेंसर का नो कम्युनिकेशन, नॉक सेंसर बोल के बता रहा है स्कैनर में। नॉक्स सेंसर, NOx। हाँ, NOx, नो कम्युनिकेशन नॉक सेंसर बता रहा सर उसमें प्रॉब्लम। करेक्ट। तो और ये जो है ना, आपका कंट्रोलर लगा होता है, इतना बड़ा कंट्रोलर होता है, ठीक है? जी, हाँ वो जी ECM के साथ में वाया कैन बस जुड़ा हुआ होता है। जी तो या तो आपका कंट्रोल मॉड्यूल अगर खराब हुआ तो वो कम्युनिकेट नहीं करेगा, या फिर उसके जो वायर ECM की तरफ गए हुए, देखिए उसके दो साइड होते हैं। एक साइड होता है आपके जो सेंसर पे गया होता है, जी दूसरा आपके ECM की साइड से वायर गए हुए होते हैं। जी। मैंने उसकी ECM की वायरिंग चेक किया मैंने। उसमें सेंसर दो हैं सर, एक पीछे है एक सामने है नॉक सेंसर। लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाला, जी उसके बारे में बात हो रही है आपकी। जी सर, उसकी वो मैंने आपके SCR के बाद में लगा हुआ है। जी उसके मैंने उसमें 5 वायर का सेंसर है। उसमें मैंने चेक किया, एक में केन हाई केन लो आ रहा सर, और एक में 12 वोल्ट आ रहा। 2 वायर में कुछ भी नहीं आ रहा सर, उसमें ग्राउंड भी नहीं बता रहा, ना बॉडी ग्राउंड बता रहा सर। ग्राउंड आना चाहिए उसके अंदर। नहीं सर, मैंने बॉडी को कनेक्ट किया, मल्टीमीटर से चेक किया, उसमें ग्राउंड तो नहीं बता रहा सर। कितने वायर है टोटल? 5 वायर है सर। एक पॉजिटिव, नेगेटिव, इग्निशन, कैन हाई, कैन लो, बराबर है 5 वायर। मैंने 3 वायर में आ रहा था, 2 वायर में कुछ भी नहीं बता रहा। तो क्वांटिटी चेक करो ECM तक बराबर आ रही है कि नहीं, वरना वायर कटा होगा कहीं ना कहीं। उसमें कंटिन्यू ग्राउंड आता ही क्या सर? हाँ हाँ, 100% ग्राउंड आएगा। देखो, कंट्रोल मॉड्यूल को चलाने के लिए ग्राउंड होता क्या है? ग्राउंड होता है आपका सर्किट कंप्लीट करने के लिए नेसेसिटी, मतलब कि वोल्टेज, जब यहाँ वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करती है, ठीक है? जी और करंट ठीक जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करता है। इसीलिए ठीक सर्किट कंप्लीट ही तब होगा जब नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे, ठीक है? वोल्टेज एक तरफ जाएगी, जाएगी कहाँ पे वो, समझा? ठीक। उसको मैंने बॉडी ग्राउंड करके चेक कर सकता हूँ क्या मल्टीमीटर पे नहीं ग्राउंड? नहीं 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 नहीं, मत करो ऐसा, मत ठीक करो। मैं। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। वायर को है ना, वो वायर ECM का कपलर खोलो, बैटरी नेगेटिव टर्मिनल निकाल के ECM का कपलर खोलो, और यहाँ से ना आप जो 3 वायर में कुछ भी आपको मिल रहा है ना, वो 3 वायर ECM पे ढूंढो। ठीक है सर, उसको पीछे है सर ECM, और एक सेपरेट है उसका ECM, पीछे डिग्गी में है उसका ECM। हाँ, तो वो एक बार चेक कर लीजिए उसका कंट्रोल यूनिट में। ठीक है सर, ठीक है। ओके, चलिए। तो हसमुख प्रजापति, हाशिम भाई, मोहम्मद कासिम, मिस्टर कयूम, शिव पूजन जी, मैं आप लोगों का क्वेश्चन नहीं ले पाया, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को फिर से ऑफर के बारे में रिपीट कर देना चाहता हूं। जो 3 महीने की हमारी कॉस्ट होता है ट्रेनिंग का, उसमें आपको डबल मुनाफा मिल रहा है, यानी 100% फायदा। आपको 6 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। 6 महीने तक आप आराम से ट्रेनिंग ले सकते हो। हफ्ते में 2 दिन ट्रेनिंग में लाइव में आता हूं, ठीक है? इससे बढ़िया जो ऑफर है वो नहीं मिलेगा।
समय जो है ये फ्री क्लास का हमारा फिक्स होता है। हम 2 घंटे की कंप्लीट ट्रेनिंग लेते हैं जिसमें हम टॉपिक कवर करते हैं और आपके क्वेश्चंस भी लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को आज की जो ट्रेनिंग है उससे कोई फायदा मिला होगा। अगर आप लोगों को फायदा मिला है तो मेरी ट्रेनिंग जो है, मेरी टीम जो है आप लोगों को कांटेक्ट करेगी। ये सेशन खत्म होने के बाद में कल परसों आप उनसे बात कीजिए, आपके फीडबैक हमें दीजिए, आपको ट्रेनिंग कैसी लगी वो मुझे बताइए। हम अगर आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है आप हमें बताएंगे तो हम 100% कोशिश करेंगे कि उसमें हम बेहतर कर सकें। साथ ही के साथ जो भी टेक्नीशियन भाई अपने आप को एक बेटर टेक्नीशियन बनाना चाहते हैं और एक परफेक्ट लेवल डायग्नोसिस और रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक का करना चाहते हैं तो वो हमारी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम, संडे तक आप लोगों को बेस्ट ऑफर मिल रहा है, ठीक है। तो मैं माफी चाहता हूं जो भी लोगों का हैंड रेज है और उन लोगों से मैं अभी बात नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि इसके बाद में मेरी क्लास चालू होती है, जो कि हमारी जो क्लास के बारे में मैं आप लोगों को बताया ट्रेनिंग, उसकी मेरी क्लास होती है, उसके लिए मुझे प्रेप करना होता है। तो इसीलिए आज की जो ये क्लास है मुझे यहीं पे खत्म करनी होगी। लेकिन प्लीज आप लोग हमें फीडबैक जरूर दीजिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, गुड इवनिंग और गुड बाय।